Okay, so last time we are left with one of the question. Let me give you that question or problem to find the electric field using a straight wire having some charges on it. गुड मॉर्निंग सर। Morning. सर So I टीम्स just में सर वो शो नहीं होती सर क्लास कैलेंडर में। क्या करना है? टीम्स में सर कैलेंडर में क्लास शो नहीं होती सर ज्वाइन करने के लिए। नहीं क्यों नहीं दिखाया? मेरे कैलेंडर में दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। सर मेरे में दिखा रहा है। यस सर, नहीं तो हो रही सर। सर वो मीटिंग दिखा रहा है। नहीं, कैलेंडर में तो देखो मैंने शेड्यूल कल की है, कल या परसों की है, तो मीटिंग तो दिखाना चाहिए, ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाएगा। सर वो मीटिंग में जाके ऐड टू कैलेंडर का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक कर देंगे तो दिखाएगा जी। बट कैलेंडर जो मीटिंग्स टीम्स आप खोलते हो MS टीम्स, उसमें कैलेंडर का ऑप्शन आता है, वहीं कैलेंडर क्लिक करोगे तो ऑल द मीटिंग्स विच इज शेड्यूल्ड इन फ्यूचर सर वो उसमें कई बार दिखता नहीं, हमें खुद से ऐड करना पड़ता है। यस सर, कभी कभी ऐड करना पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कैलेंडर को। अच्छा, हाँ नहीं, हाँ मीटिंग तो एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि मेरे को तो इसलिए दिख जाता है बिकॉज आई स्टार्ट द मीटिंग, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मुझे दिख जाता है मेरे कैलेंडर में। बट ये स्टूडेंट व्यू में नहीं दिखता है, ये मुझे नहीं पता। स्टूडेंट व्यू मैंने चेक नहीं किया कभी कि हाउ दे लुक एट द कैलेंडर, मीन्स उसका कैलेंडर कैसा दिखता है, मेरे को नहीं पता इस चीज़ का। तो ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू जस्ट एक्सेप्ट द मीटिंग व्हेन आई सेंड यू द मैसेज। हार्डली 1 मिनट लगता है, सभी के पास मैसेज जाता होगा और यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब एक्सेप्ट करोगे तब आपके कैलेंडर में मेरे ख्याल से अपडेट हो जाएगा कि दैट यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा ना। सो आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। एक बार मैं शेयर करता हूँ आपको वर्ड फाइल, एंड देन आई विल, एंड टुडे वी हैव टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। और थोड़ा सा एप्लीकेशन भी करेंगे गॉसेस लॉ का, और एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट क्लास तक हमारा ये यूनिट, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। Then we will move to the potentials. Okay, so this was the problem which I want to discuss in the last class, because time नहीं बचा था. So I just draw the diagram and you so there is a straight long charge carrying wire, and we want to find the electric field due to that particular straight wire having charge on them. Maybe conducting or maybe non-conducting, but non-conducting better होगा. Conducting होगा तो all the charges will move towards the end of the wire. ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं हम, जब भी कभी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वी टेक अबाउट, मोस्टली वी टेक नॉन कंडक्टिंग सिस्टम. नॉन कंडक्टिंग में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अगर वो कंडक्टर होगा तो ऑल द चार्जेस विल मूव एज मच एज अपार्ट from themselves, so that repulsion or attractive force, whatever the force, which will balance that. अगर कोई आपने कंडक्टर लिया है, उस पर आपने लेट अस से 100 चार्जेस आपने डाल दिए और सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इट विल ट्राई टू बैलेंस. 50 एक एंड पे चले आएंगे, 50 दूसरे एंड पे चले आएंगे. या हो सकता है उसके अंदर हो सकता है कि 100 एक एंड पे चले गए तो दूसरी तरफ आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कंडक्टर तो इट विल जनरेट. इट इज समथिंग लाइक दैट. तो व्हाट वी टेक अ arrangement of charge. Normally we will take a non-conducting system. तो नॉन कंडक्टिंग में हमने जहाँ पे चार्ज प्लेस किया है, चार्ज वहीं पे स्टे करेगा. इट विल नॉट मूव बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज नॉन कंडक्टिंग, सो इट विल नॉट कंडक्ट चार्ज. लेकिन ऐसा नहीं कि चार्ज उस पर जाएगा नहीं, चार्ज प्लेस हो जाएगा, इट विल स्टे वेयर यू हैव प्लेस द चार्ज. ओके, सो वी हैव अ चार्ज विच इज ऑन दिस वायर, which is possibly a non-conducting, and we have plus charge on it, uniformly distributed. It means it has lambda, where lambda is total charge divided by your length, if the wire is having some length, say L, or you can say 2L, whatever, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको इजी पड़ जाता है. तो let us assume this is 2L, this is L, and this is also
L, let us take this point as 0, so this will be minus L. And at this point P, we want to find the electric field, and which is at a distance D from the wire, and perpendicular distance, not any oblique or any angular distance, it is a perpendicular distance. So what we will do, how we can approach? So first we will find electric field and then integral. Yes, we will find the electric field. We can select a small element. Small element. Okay, so we will select a small element here. Let us say this is delta L, and from the center you will draw a line. So the and let us say this is R, and the distance which you have selected is X, means where you have selected DL, that is at a X distance from the center. Okay, so that will this having a charge which is roughly delta Q, or small q or capital Q, just take it, वो स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू सेम ही चीज़ है. मैं कई जगह मैं हो सकता है कैपिटल क्यू लिखता हूँ, कई जगह स्मॉल क्यू, तो डोंट कंफ्यूज. It is delta Q, and this delta Q is nothing but what is this one? This is lambda delta L. Okay, so this is a charge within this DL element. So that is something we are taking DL very small, very small, very small, so that it becomes like a point charge. So dq is a point charge which is placed at a distance r from P, and we have to find the electric field. Obviously this is a positive charge, so electric field will have this direction, that is some say E due to dl1 you can say, and similarly you can place symmetrically somewhere here delta, and that will also produce a d, sorry, this is also d, de due to this, I will call it as dl2. So this is dl2, and obviously you can break this into two parts, that is one which is in direction of d, जो आपका perpendicular direction है ये, अगर मैं xy coordinate ले लेता हूँ तो this is x and this is y, so this will be in y direction, and one which is in x direction. So every electric field means all the element, small element will produce certain electric field in certain direction, and that is actually say from y direction, from y axis, say this is theta for dl1, so this theta is going to change for different DL element, and all this component can be break into two part, one is in y direction, one is in x direction. You can see due to symmetry, whatever this element which is producing electric field, that will also break up into two part, and the x direction electric field, net x direction electric field will be 0. ठीक है, तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास EY, यानी जो हमारा perpendicular distance, यानी जो आपका normal to this particular line which length which you have selected, तो उसके just normal यानी perpendicular direction पे जो भी field होगा, that field will add up for different DL element. हमें integrate करना है और कुछ नहीं करना है. तो पहले हम DE लिखेंगे, so that is DE which is actually the effective DE, let us say y direction. That DE is what? अभी हमने एक DL एलिमेंट यहाँ पे लिया है और सिमेट्रिकली हमने DL एलिमेंट यहाँ पे लिया है, तो दो DL एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे. सो वी विल राइट एज 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 2 टाइम्स इसलिए लिया है क्योंकि मैंने दो अज्यूम किया है, एक मेरा 0 से -L के बीच में कोई DL एलिमेंट है, एक मेरा 0 से +L के बीच में DL एलिमेंट है. सो दे आर प्रोड्यूसिंग दिस फील्ड. सो फील्ड की वैल्यू क्या है, डेल्टा ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स को भूल जाओ, बाकी ई बताओ होगा. एक ही बार लेते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे -L से L, वो भी हो सकता है, वो -L से L पे भी जा सकते हो और 0 से L करके 2 टाइम भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट आई गो विथ सिमेट्रिकली. कोई इशू नहीं है, -L से L करोगे तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन में क्या लिखोगे, जब -L डालोगे तो ऐड करके आ जाएगा ना वो, क्योंकि आप लिमिट जब क्या करते हो, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, लोअर लिमिट आपका माइनस है तो दैट विल बिकम प्लस, इट विल बी 2 टाइम्स. तो मैंने 2 टाइम्स यहीं पे ले लिया. ठीक है, कोई इशू नहीं है. क्या लिखेंगे,
1/4 pi epsilon naught लिख दिया। lambda dl upon r square. The charge which is due to this and this, so that will be lambda dl and divided by R square. R square and any Cos theta factor cos theta. Cos theta. Cos theta. theta, that is adjacent side by hypotenuse, Upon r. adjacent side Yes. by hypotenuse, so that will be a cos theta, cos cosine factor आ जाएगा। Okay. Now r Excuse is me, what? sir. बोलो। Sir, there is background voice. मेरी तरफ से मेरा माइक तो मतलब मेरी तरफ से, किसी और का भी माइक होना शायद। Harsh mic off कर। बेटा म्यूट कर लो, और आंसर देते हो ना तो आंसर देख के फिर म्यूट कर लो। व्हेन यू गिव आंसर, व्हेन ऑब्वियसली मैं पूछता भी हूँ बीच में, तो व्हेन यू गिव द आंसर उसी टाइम पे फिर आंसर दे करके म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो, आंसर दो, फिर म्यूट कर लो। ओके, cos थीटा को किस इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये हमारा थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा, सो आई कैन राइट cos थीटा एज D by R. again adjacent side, that is d by r, so that is nothing but r को हम लिख सकते हैं d by root of this term which is here। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, जो हमारा ऊपर का इंटीग्रेशन है, तो दैट इज इंटीग्रेशन ही, अभी तो हम सिर्फ फैक्टर लिख रहे हैं कि जो हमारा स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो कितना होगा। सो लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को अच्छा ओके लेट मी राइट in that way, this is not x square plus d square, and let me write as half, and when I write cos theta factor, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एक d आ जाएगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, and divided by the same term which is x square plus d square। ठीक है, so that will be something which is 3/2, जैसे हमारा पहले सारे इंटीग्रेशन में आ रहा था वैसे हमारा यहाँ। अब हम टोटल निकालेंगे, टोटल विल बी 2 times 4 pi epsilon naught integration, Integration मैं 0 to L लूंगा, जो राहुल ने बोला था ना कि अगर हम -L to L लेंगे that is also okay, but you can always take this also। so 0 to L lambda आपका टर्म आएगा, d आपका कांस्टेंट है because it is not varying, because you are selecting a point at which you want to find the electric field, तो ये आपका वेरी नहीं कर रहा है। okay, and then you have at the bottom you have d x square plus square plus d square and 3/2 हो जाएगा। and dx, आपका जो सॉरी dl कह सकते हैं इसको, DL. x भी ले लिया, एक्चुअली इसको l ही लेता तो ज्यादा बेटर होता, बट व्हाटएवर, dl कर लो इसको, क्योंकि आपका लेंथ जो है ना वेरी हो रहा है। सो दिस इज योर dl, आई हैव टेकन dl हियर, dl and it is going to 0 to L। अब इसका इंटीग्रेशन चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन डू, मेरे ख्याल से आप लोग ने अभी 12th किया ही है और इंटीग्रेशन आपने भूला नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन अगर आता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वन tan of theta, tan theta d yes, so this will be d sec square theta d, theta। जरा रिप्लेस करो and let me know कि what is the final value। 2 lambda d तो मैंने बाहर लिख लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर लिख लिया, बाकी आपका बच गया 0 to L dl डिवाइडेड बाय योर d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आपका x जो है ना दैट इज दिस x इज नथिंग बट यू कैन ट्रीट एज अ वेरिएबल, x आपका वेरी कर रहा है ना, वही 0 to L जा रहा है, तो बस x को रिप्लेस करो और ये dl एलिमेंट इज नथिंग बट योर dx वाला ही टर्म हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा dl और dx में कंफ्यूज हो गया, बट इफ यू टेक सेम दैट इज द सेम थिंग, जो x है ना वो वेरी जो हो रहा है वो dl से डिसाइड हो रहा है, बस ये ध्यान रखना। इंटीग्रेट करके एक बार बताओ, बस ध्यान क्या रखना है, जो मैंने अभी बोला लाइन, मैंने दो नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट ले लिए हैं, बट dx एंड dl इज द सेम थिंग,
वेरिएबल x और l सेम ही है, तो यू कैन रिप्लेस दैट. इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में भी रिप्लेस करते हो तो दैट वुड बी बेटर, बट व्हाटएवर. अगर x और dl लिख दिया तो चलते हैं उसी हिसाब से. क्या आएगा? सर हम जब लिमिट पे सर x और l को जब कर रहे हैं x की इक्वल टू l. हाँ x स्क्वायर है ना नीचे, ऊपर भी आप dl को dx लिख दो क्योंकि मैंने लिमिट dl से स्टार्ट किया था, बट दैट विल बी dx ओनली. लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना. नहीं dl और dx सेम है, इसमें लिमिट चेंज करना नहीं है. मैंने दो वेरिएबल ले लिए बट दे आर द सेम वेरिएबल. नहीं जब थीटा हाँ पुट थीटा करेंगे करोगे तब तो लिमिट चेंज करोगे, तब तो चेंज करना है. एंड हम्म, व्हाट दैट लिमिट विल बी ऑब्वियसली. हाँ वही बोल रहा हूँ. हाँ L अगर 0 है तो थीटा क्या है, और L अगर L की मींस व्हेन योर अपर लिमिट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. अगर L 0 है तो थीटा क्या होगा? 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा. और L इक्वल टू कोई एक लेंथ है, पर्टिकुलर लेंथ है, तो व्हाट विल बी थीटा? l ओपन d होगा सर. Tan inverse L by D. L by D होगा, बट थीटा के टर्म्स में क्या लिखोगे? लेट अस हाँ, राइट वो थीटा मैक्सिमम. थीटा मैक्सिमम लिख दो. थीटा मैक्सिमम मींस आपका जो लेंथ होगा लेंथ से डिसाइड होगा ना, तो जितनी ज्यादा आपकी लेंथ होगी वो एक पर्टिकुलर थीटा तक जाएगा, तो थीटा नॉट भी लिख सकते हो. लेट अस राइट थीटा मैक्सिमम, कि मैक्सिमम थीटा यही पॉसिबल है. क्लियर? क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. सो 2 Sir. lambda d 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन 0 टू थीटा नॉट या थीटा मैक्सिमम और थीटा मैक्स जो भी आप लिखना चाहते हो, थीटा m कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है. It is not any random value. It is a particular value that will decide what is the length. या length is deciding your theta. तो एक length से fix हो रहा है. Length छोटा है तो theta different है, length बड़ा है तो theta different है. Length सर इंटीग्रेशन sin थीटा आ रहा पूरा का. हाँ जो भी है आप वो करो ना. Let me write in the proper form. मैंने ये भी लिख दिया, dx और dl सेम ही चीज है तो मैंने यहाँ dx लिख दिया है, और d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2. और अब रिप्लेस करो, मैंने थीटा मैक्सिमम डाल दिया, अब रिप्लेस करो इसको डी थीटा से, और नीचे भी आप थीटा के टर्म्स में डाल दो. साइन Yes, थीटा है. sir. हाँ सर sin थीटा आ रहा. ओके. साइन थीटा और कोई डी का टर्म भी नहीं आ रहा है. नहीं सर आ रहा है 1/d क्यूब आ रहा है. 1 upon D डी square. क्यूब आ रहा है ना, ठीक है. डी क्यूब या डी, ओके डी क्यूब Square आ रहा है. आएगा. ध्यान से देखो, करो एक बार, ध्यान से करो. डी क्यूब आएगा, डी स्क्वायर है क्योंकि ऊपर आपका सेक स्क्वायर थीटा भी ना कैंसिल करेगा, कुछ है मतलब डी क्यूब नहीं आना चाहिए, डी स्क्वायर आना चाहिए. डी स्क्वायर आना चाहिए सर. D square है सर. नीचे तो डी स्क्वायर ही आएगा ना, ऊपर के डी से कैंसिल होके. Yes. So the final will be 2 lambda सर इसलिए मैंने 4 pi epsilon naught 1 by d, क्योंकि d एक आपका ऊपर है नीचे d स्क्वायर है तो 1 by d हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम. ठीक है. अब थीटा मैक्सिमम को चाहो तो आप उसको आपके ज्योमेट्रिकल जो लेंथ और डिस्टेंस है उससे भी आप रिप्लेस कर सकते हो. सो दिस विल बी फाइनली इट विल बी 2 lambda divided by 4 pi epsilon naught 1 by d, and that will be length, total length जो आपका है divided by d square plus total length, यानी कुछ हाइपोटेन्यूज और हमने उसका ऑपोजिट साइड लेंथ को डाल दिया, बिकॉज साइन थीटा क्या ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज. So this is your final answer for the electric field due to a non-conducting system having uniformly charge which is being distributed along the length. एक लेंथ पे आपने बड़े से लंबी सी वायर है, उस वायर पे आपने चार्जेस डाल दिए हैं, और you are sitting at some place which is a d distance from the perpendicular and you are trying to measure the. आप सिमेट्रिकली आप बैठे हो, अगर सिमेट्रिकली नहीं बैठते तो आंसर दूसरा हो सकता था, बिकॉज अगर वायर की लेंथ फिक्स है ना, एंड इफ यू आर सिटिंग एट द कॉर्नर, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बैठे हो लेकिन कॉर्नर पे, तो देयर मे बी सम काइंड ऑफ वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. बट अगर इन्फिनिट लेंथ होता वायर का, वायर एक फिक्स लेंथ का नहीं होता, इन्फिनिट होता, तो कहीं पे भी आप बैठते
at a distance d from the wire, you would get the, एक सेकंड बेटा होल्ड करना. Okay, so if d is much greater than l, यानी आप वायर के बहुत ही दूर बैठे, मतलब वायर से बहुत ही दूर, लेंथ है छोटा सा और वायर से बहुत दूर पहुंच गया, क्या आंसर दिखेगा आपको? L by D square 2 lambda upon 4. Means it is something which is 1 upon d square. Yes. यानी जैसा आपको पॉइंट चार्ज का बिहेवियर होता है, डिस्टेंस का वन इनवर्स स्क्वायर का आपको वेरिएशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जैसे डिस्टेंस का होता है नॉर्मली. आप एक पॉइंट चार्ज से और जितने भी डिस्टेंस पे आप जा रहे हो, जितना भी आर आपका डिस्टेंस है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर से वेरी करता है, सेम थिंग, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. एंड इफ योर एल इज मच ग्रेटर देन डी, आपका लेंथ बहुत बड़ा है, टू लेमडा फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा 4 अपॉन पाई 1 एप्सिलॉन. LD. LD. ये कैसा बिहेवियर है? इट इज अ लाइन चार्ज डेंसिटी का जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, इनफाइनाइट लेंथ. तो इनफाइनाइट लेंथ पे कांस्टेंट आएगा और सिर्फ डी पे डिपेंड करेगा, 1 बाय डी पे. इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन 1 अपॉन डी स्क्वायर, इट इज डिपेंडिंग अपॉन 1 अपॉन डी ओनली. एंड एवरीवेयर you can set, you will see the similar kind of charge you are, a similar kind of electric field you are feeling. Okay, सर 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना? हाँ बोलो. 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नहीं सर, अच्छा टू में, अच्छा सॉरी मैंने 4 भी नीचे लिखा. गुड, दिस इज 2, ये 1 by 2 लिख सकता था, चलो कोई नहीं. दिस इज 2 lambda divided by 4 pi epsilon naught. Okay, so now we will start the new topic, that is electric flux. ये भी आपने 12th में अच्छे से कर रखा है, and I hope कि हो सकता है सारी चीजें आपको पता हो, और हो सकता है कोई नई चीज भी हो जो आपको पता चले, हो सकता है कुछ नई भी ना पता चले, बट व्हाटएवर. सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी. नहीं थोड़ा माइक के पास आ जाओ. मेरी तरफ से कंटिन्यूस है. Okay, I was talking, we will start with the new topic, that is electric flux. So let us consider that in space we have an electric field. आपके पास एक स्पेस है, उस स्पेस में कोई चार्ज है, and that charge is producing a field. Okay, so some kind of charge is there, or arrangement of charge, and we have some field lines which is in a space. Okay, so we will try to calculate the flux, and we will also define what is a flux. Flux हम कहते हैं किसको? जैसे flux बहुत ही जनरल टर्म है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हो, एनी मूविंग सिस्टम के लिए भी डिफाइन कर सकते हो. अगर बहुत सारे लोग कहीं मूव कर रहे हैं तो देयर आल्सो यू कैन डिफाइन अ फ्लक्स. And if water is flowing in a river, there also you can define a flux. If photon is falling from the sun to the earth, there also you can define a flux. So flux is a very general term, और flux के लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए ही यूज करते हैं. You can use for anything. So flux will be something like counting certain number which depend upon certain area. ऐसे ही कुछ या अलग है? Flux is something like a number, and
depend upon whatever the area you have selected. Yes. फ्लक्स किसी भी सिस्टम के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए हमने फ्लक्स डिफाइन करना है. एंड नाउ वी टेक अ क्लोज्ड सरफेस एरिया विद इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस. सो जहां पे भी आपका फील्ड का है, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, एक रैंडम, not very uniform or very regular shape. It is a random. So I have selected a random surface and that should be closed. एक और ध्यान रखना में कि that surface should be closed. तो completely closed है वो surface और हमने उसे इसके अंदर fix कर लिया. Now we will try to calculate or we will define that how many field lines. Obviously मैंने field line आपको पहले भी बताया कि they are not real. Field lines are not real, but we will try to calculate that how many field lines which are crossing this area, whatever the area you have selected, whatever the curved surface you have selected, how many field lines are crossing, maybe entering or maybe exiting. कहीं एंटर भी हो सकता है, कहीं पे एग्जिट भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है. एंटर ज्यादा हो रहे हैं, एग्जिट कम हो रहे हैं. उसी जो भी आपने एब्रप्ट सरफेस लिया है, तो अगर एंटर ज्यादा हो रहे हैं, एग्जिट आपके कम हो रहे हैं, तो यू विल गेट अ पॉजिटिव फ्लक्स होगा या नेगेटिव होगा. Negative. अगर कोई आपने एरिया सेलेक्ट किया, क्लोज सरफेस सेलेक्ट किया है, उसके क्लोज सरफेस में आपके फील्ड लाइन ज्यादा एंटर कर रहे हैं और एग्जिट कम कर रहे हैं, तो फ्लक्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. 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 पॉजिटिव. हर तरह के आंसर में मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो पहले जस्टिफाई करो कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. नेगेटिव होगा सर. सर नेगेटिव होगा अगर सर. कन्वेंशन माने कि इनवर्ट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव मान लेंगे. अच्छा, ये हम मान सकते हैं, मतलब ये भी हमारे ऊपर है या कोई Yes, sir. डिफरेंट रूल है. देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स. ऐसा नहीं कि हम खुद से ही सोच सकते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर इनवर्ट के लिए सर कन्वेंशन नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव ही हो जाएगा. अच्छा, इन्वर्ट के लिए हमारा कन्वेंशन है नेगेटिव. व्हेनेवर एनीथिंग विच इज एंटरिंग, और जो आपका एक्चुअली होता है क्या है, अभी फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूला से हम डिफाइन करेंगे, उसमें दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं. एक टर्म तो एंटर भी हो सकता है, जो फील्ड है, दैट कैन मींस फील्ड लाइंस दैट कैन एंटर एंड दैट कैन एग्जिट. बट दूसरा टर्म जो है दैट इज एरिया. एरिया का एक डिफाइंड रूल है कि आपको किसको आपने पॉजिटिव लेना है और किसको आपने नेगेटिव लेना है. ठीक है, वो रूल फिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है. तो द आंसर वुड बी नेगेटिव फॉर दिस केस. एंड इफ यू आर हैविंग एंटरिंग इज लेसर नंबर, एग्जिट ज्यादा हो रहे हैं, तो दैट विल बी पॉजिटिव. एंड इफ द एंट्री इज ऑफ सेम नंबर एंड एग्जिट is of same number of field lines, then the answer will be zero. तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है. और दूसरा है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ काउंट कर रहे हैं ना. हम क्या कर रहे हैं, उस सरफेस एरिया को कितने लाइन क्रॉस कर रहे हैं, हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ऑब्वियस है, भी आप किसी नंबर को काउंट कर रहे हो, वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है. वेरिएशन है, मैग्नीट्यूड है, बट देयर इज नो डायरेक्शन काइंड ऑफ थिंग. वी आर जस्ट डूइंग अ काउंटिंग. तो काउंटिंग में आप क्या कर रहे हो, कोई डायरेक्शन जैसा कोई है नहीं. There is no direction kind of thing. It means this is a scalar quantity. Okay. Just hold on.
Okay, so what we will do first, we will make the small element. हम क्या करेंगे, पूरा सरफेस एक सरफेस अज्यूम नहीं करेंगे बिकॉज इट इज रेगुलर, सो वी विल ट्राई टू मेक अ स्मॉल मींस एलिमेंट ऑफ एरिया. एक बार जरा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसको समझेंगे क्या कर सकते हैं उसके आगे. तो अच्छा, एरिया हम जो एलिमेंट स्मॉल बना रहे हैं, इसमें भी कोई रूल है कि हमें कितना छोटा करना होता है या कितना भी चलेगा? कितना भी चलेगा. हाँ, कितना भी छोटा बना सकते हैं. यस सर. तो कोई रीजन होना चाहिए इतना छोटा लो या इतना छोटा लो. देखो, आगे जाके ना, अगर कल को इफ यू बिकम अ टीचर, बेशक से आपको सारी चीजें पता है, बट आपको एज अ टीचर आपको समझाना भी है दूसरों को. कल को मे बी यू टेक योर वट एवर द जॉब एज अ टीचर. हो सकता है वो आप में से मुश्किल से 4-5 लोग ही लें, उससे ज्यादा नहीं लेंगे. तो वट एवर हाउ मेनी पीपल यू टेक दिस जॉब, तो आपको समझाना पड़ेगा. बच्चा पूछ सकता है, सर एरिया हमने छोटा करना है, कितना छोटा करना है, कोई लिमिट है, या इस पॉइंट तक हमें छोटा करना है कि हमें ये अज्यूम कर लें कि ऐसा कुछ हो. सो व्हाट शुड बी द अजम्पशन व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेलेक्ट अ एरिया? अब ये यहाँ पे कहाँ से आ गया, मेरा सिलेक्शन ही पीछे रह गया. क्या अजम्पशन देना है हमें? सर जो एरिया होना चाहिए वो रियल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए. नेग्लिजिबल होना चाहिए, वेरी गुड. और नेग्लिजिबल एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, मिसकंसेप्शन वर्ड है. नेग्लिजिबल अगर होता तो जीरो में ले लेते. आंसर वुड बी जीरो. नहीं सर, फिर वो मतलब टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए बट नॉट जीरो. अच्छा, टेंडिंग टू जीरो नॉट जीरो. ओके, टेंडिंग टू जीरो नॉट जीरो, दिस इज अ गुड आंसर. Okay, this green area I have selected and I will draw it again here, क्योंकि इस एरिया से ही सारा काम हमारा होना है. This is the area. Okay, and we define a vector for this area. For this area we define a vector जिसको हम क्या कहते हैं, एरियल वेक्टर कहते हैं. वो उस एरियल वेक्टर का डायरेक्शन इज ऑलवेज इन कन्वेंशन वी टेक फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिफाइन कर रखा है ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना है, दैट शुड बी द फील्ड लाइंस और दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इन सिमिलरली फॉर एरिया आल्सो, एरिया क्या होगा, किसी एक बड़े सरफेस एरिया को क्लोज कर रहा है, किसी कोई भी सरफेस एरिया हो जिसको एक मे बी कर्वेचर विल बी देयर, सो देयर इज अ इनवर्ड एंड आउटवर्ड काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उसका कुछ इनवर्ड भी होगा कुछ आउटवर्ड होगा. तो डायरेक्शन जो डिफाइन करेंगे फॉर एरिया, दैट वी विल डिफाइन फ्रॉम इनवर्ड टू द आउटवर्ड, and normally it is perpendicular that whatever the selection you have done. तो हमने क्या करेंगे, ये हमारा इनवर्ड वाला एरिया था, मींस अंदर की तरफ है, अंदर से बाहर, यानी इट इज कमिंग आउट एंड इट इज परपेंडिकुलर. सो दिस आई डिफाइन एज डी ए and say we have several small elements, so this is d ith. हमने कोई ith एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया है और जिसकी वैल्यू है डी ए एंड n यूनिट वेक्टर. n यूनिट डीए की वैल्यू क्या है, डीए इज द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन. उसका तो एरिया है, एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अगर स्मॉलेस्ट लेते हो तो यू विल मेक अ रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ एरिया. तो रेक्टेंगुलर में आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ आपका डायमेंशन आ जाएगा. उसका जो परपेंडिकुलर होगा उस एरिया पे आप परपेंडिकुलर बनाओगे. परपेंडिकुलर भी आप कैसे बनाओगे, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड. So that will be coming out from that particular surface area. So that will be your aerial vector. Area itself is not a vector quantity, but pi means it sometimes behave as a vector because when you use that area as a different way. यहाँ पे हम एरिया को एक डिफरेंट वे में यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इज अ वेक्टर. अदरवाइज एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. बट किसी किसी केसेस में एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको मैं वेक्टर लेना है या नहीं लेना है. ठीक है. नाउ ऑन द सेम this area there will be a electric field also. There will be a electric field and my selection is not able to select
give control क्या है? Give control. Excuse me, sir. How many people are coming as a give control to other? मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आना चाहिए. कोई प्रेजेंटर भी बने हुए हैं क्या? मैंने प्रेजेंटर तो किसी को नहीं बनाया. बट पता नहीं आप लोग ज्यादा समझते हो इन चीजों को. ओके. From the same area, we can see that electric field is also crossing. हमारा यहाँ सिलेक्शन हमारा ऐसा था कि पॉजिटिव चार्ज लिया तो अंदर से बाहर की तरफ वी आर अज्यूमिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा ऐसे ही आ रहा है. और मे बी देयर मे बी सम एंगल बिटवीन दीज टू आल्सो. EI, whatever the electric field line which is crossing this area, that will marking here EI, and there can be a small or there can be an angle also. इनके बीच में एक थीटा हो सकता है जो कि आपका EI और D जो आपका n यूनिट वेक्टर DA है. सो देयर कैन बी अ थीटा आल्सो. जरूरी नहीं है कि आपका एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो स्मॉल एलिमेंट से आउटवर्ड में मूव कर रहे हैं, आउटवर्ड में आ रहे हैं, they may not be at the same angle. They may have certain angle between themselves. Okay, are you able to see the angle? मैंने थोड़ा ज्यादा क्लोज बनाया, but are you able to see the angle? Yes, sir. Okay, so why we have given my answer is that how much small area or how much negligible we have to take. Still I have not got the answer. It is इतना negligible. नेग्लिजिबल कि उस एरिया से सिर्फ इलेक्ट्रिक एक ही फील्ड लाइन पास करे. Very good. Theta is very small, basically. थीटा नहीं, थीटा तो बड़ा हो सकता है. थीटा कैन बी 90 डिग्री और 0 डिग्री और एनीवेयर बिटवीन 0 and 90 और इवन 180 डिग्री. कुछ भी थीटा कुछ भी हो सकता है. थीटा से हमें अभी थीटा कैन बी एनीथिंग. But the thing is important that within that small element which you have selected, if you keep your any electric field measurement system on that area, anywhere on that area, obviously वो area है तो उसका कुछ dimension भी है. ऐसा नहीं कि वो point है. एरिया और पॉइंट में डिफरेंस है. पॉइंट होता तो देयर इज ओनली सिंगुलैरिटी. एक ही पॉइंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है. इट डज नॉट हैव एनी एक्स एक्सिस वेरिएशन, इट डज नॉट हैव एनी वाई एक्सिस वेरिएशन. बट एरिया जब हम कह रहे हैं तो देयर इज अ एक्स वैल्यू आल्सो, देयर इज अ वाई वैल्यू आल्सो. यानी वो दो डायमेंशन में उसका एक्सपेंशन है. But within that expansion, within that small area, if you keep your instrument which is measuring the electric field, you keep it here, you keep it here, you keep it here. आपको डॉट दिख रहे हैं? Small, Yes, sir. small. Okay. Yes. So anywhere on this area, if you keep the meter, whatever the meter you have to measure the electric field, which is called electrostat meter कुछ कहते हैं. The electric field should have same value in magnitude and in direction. इतना छोटा एलिमेंट लेना है आपको, वो एलिमेंट का साइज जो भी हो, बट उस पर्टिकुलर एरियल एलिमेंट में when you place the electric field, when you measure the electric field anywhere on that area, that should have the same magnitude and same direction. ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे मेजर कर रहे हो किसी एक कॉर्नर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेरी कर रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है. नहीं, then we have to decrease the area. फिर हमें एरिया को छोटा करना पड़ेगा, so that we will have a single value of electric field in magnitude and direction. Clear? Yes, sir. सर ये फ्लक्स रियल इंटिटी है या इमेजिनरी? फ्लक्स तो रियल ही होगा. तो सर फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं इट इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. तो फिर फील्ड लाइन तो फील्ड इमेजिनरी लाइन है. मत कहो, फील्ड लाइन मत कहो. हम जो फार्मूला डिफाइन करेंगे वो E.dA डिफाइन करेंगे ना. सो E is real, DA is real, so that is a real. फील्ड लाइन भूल जाओ. फील्ड लाइन इमेजिन कर सकते हो, पहले भी मैंने बोला फील्ड लाइन और नॉट रियल. हम कभी नहीं फिक्स कर सकते कि इतने ही लाइन बनाने हैं हमें, बट उसका आंसर जो भी आएगा, यू कैन इमेजिन दैट सच नंबर ऑफ फील्ड लाइन शुड बी देयर. बट फील्ड लाइन होती है नहीं होती, वी डोंट नो. बट द क्वांटिटी व्हिच इज E.dA इज अ रियल नंबर. वो तो नंबर होगा. यस सर. क्योंकि बाद में क्या देखोगे ना, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़ोगे उसके बाद आप गॉसेस लॉ पढ़ोगे, और गॉसेस लॉ के बाद आप क्या पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आपको फील्ड लाइन के बारे में कभी
बुक में आपको नहीं मिलेगा कि yes we can find the field lines, we can say how many numbers of field lines are there. ये लाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी आफ्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद आपको गॉसेस लॉ मिलेगा, और गॉसेस लॉ के बाद आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. सो दैट इज नथिंग बट अ पैरेलल फॉर्मूला और पैरेलल थ्योरम टू द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ से जो आप काम कर सकते हो वो आप गॉसेस लॉ से भी कर सकते हो. तो गॉसेस लॉ जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, उसका बेसिक एम रह जाता है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज अरेंजमेंट. कभी भी आप ये नहीं देखोगे फ्लक्स निकालने के बाद एक पूरा यूनिट लिखा है फील्ड लाइंस के बारे में, नहीं, उसके बारे में लिखेगा ही नहीं कोई, क्योंकि दैट इज नॉट रियल. एक आइडिया ले सकते हो, यस दिस मच नंबर ऑफ फील्ड लाइंस शुड बी देयर, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज अ रियल. हम कह ही नहीं सकते उसको. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर. तो इसका जो यूज है अल्टीमेटली, इसका यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यूज करते हैं. एंड दिस फॉर्मूला इज मच मोर इजियर विद रिस्पेक्ट टू ए कूलम्स लॉ, बट वो लाइन हम बाद में बोलेंगे. ठीक है. सो लेट मी गिव यू अ स्टेटमेंट about the flux. Dividing the surface, whatever the surface, arbitrary surface you have selected within the field space, dividing the surface into small patches of such that the each patches or each small area element is practically flat. एक और important है, practically flat. Flat means just like a very flat, उसका कोई curvature ना हो. And electric field pointing inward or outward, दोनों हो सकते हैं, इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है. From that patch have same value within that patch, within that area. It should have same value in magnitude and in direction. It should have same value within that whatever the area of the patch. Okay, so once we have done this, then we can define the flux. तो फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एंड फ्लक्स थ्रू अ पर्टिकुलर पैच, तो मैंने P लिखा है, इट मींस आई एम डिफाइनिंग दिस फ्लक्स थ्रू दिस सेलेक्टेड पैच. इसको मैं पैच कह रहा हूँ. तो इस पैच के अलोंग मेरा क्या फ्लक्स है, सिर्फ इस पैच की बात कर रहा हूँ. तो दैट विल बी डिफाइंड एज ई आई, जो भी आपका फील्ड है इस पैच से, जो भी आपका आउट हो रहा है या इन हो रहा है, वॉट एवर इट, हमारे केस में आउट हो रहा है. तो ई विच इज अ वेक्टर dot dA, which is again a vector, if you multiply any unit vector, which because you have to multiply any unit vector. So this is your formula for the flux. अब ये flux क्या है? E dot dA, और डॉट डीए मीन्स एनी यूनिट वेक्टर के साथ है, तो दोनों मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, और मुझे क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है. क्या करना है मुझे? डॉट प्रोडक्ट. और जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आंसर क्या आता है? स्केलर. मैग्नीट्यूड ऑफ Scalar. ठीक है, दैट इज अ नंबर दैट डजंट हैव एनी डायरेक्शन, उसका कोई Direction डायरेक्शन. नहीं. So the total flux, which is defined as electric flux through any particular selected area or selected curved surface, which is a closed curved surface, that will be equal to summation of how many patches you have made. जितने भी आपने patches बनाया, हर एक patch के लिए आपने E dot dA, E dot dA means E1, dA1, E2, dA2, E3, dA3 करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, and you go on adding them and go on adding them. So that is something like EI dot n unit vector DAI, where I is going from means any number to certain number. उसके इसके लिए हम आगे लिखेंगे नहीं, सिर्फ I लिख देंगे, which is a summation over I. And if obviously हमें DA को बहुत छोटा भी रखना है, तो that will be approaching to zero. जो भी पहले किसी ने बोला, it is negligible but not zero. So this we can write, and then phi E, which is ये phi कहते हैं, वैसे तो phi ऐसे बनाते हैं, मे भी आपने देखा भी होगा. This is your phi. ये थोड़ा थीटा की तरह लग रहा है, but दोनों सिंबल मेरे लिए सेम है, और आगे आपके लिए भी ध्यान रखना दोनों सेम है. ठीक है, कहीं बुक में ऐसा मिले तो इसको क्यू मत समझना और इसको थीटा मत समझना. तो दैट विल बी फाई एंड सेम थिंग. सो दैट इज इक्वल टू, इफ दिस इज द केस, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट दिस एज,
क्या कर सकते हैं जब डी ए बहुत छोटा हो जाता है तो हम इसको समेशन वाले साइन को क्या कर सकते हैं चेंज, Integration. Integration. and integration will be again that is something like this, and we will write a small circle here. यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. सर्कल का मीनिंग ये है कि we are doing the integration over the closed surface. जो लिया है वो closed surface है, यानी हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्चुअली नॉर्मली आपको बुक में ऐसे भी मिल जाएगा, ये सेम है, इससे कंफ्यूजन में मत होना. 2 लिखा हुआ इंटीग्रेशन. Why these 2 lines are there? सरफेस इंटीग्रेशन से दिखाने के लिए. Surface integration. Surface means there is 2 integral, means normally जो area है, area will not be a single thing, it will have 2 dimensions, so that can be written as dx and dy. तो आपको इंडिपेंडेंटली dx के डायरेक्शन में इंटीग्रेट और इंडिपेंडेंटली फिर जब हो जाएगा तो उसको फिर dy के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक पर्टिकुलर मैंने फॉर्मूला दे दिया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेराइंग एज x² प्लस 2xy, उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो पहले आपने x से करना है उसी पूरे फंक्शन को, फिर जो भी आपका आंसर आ गया उसको फिर y से करना है. तो दैट वी विल डिस्कस इन प्रॉब्लम, बट ये अभी फॉर फॉर्मूला दिस इज योर, and this is double is due to we have a 2 variables. So ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम जब आता है तो वॉल्यूम हम 3 वेरिएबल की बात कर देते हैं. ओके, नाउ आई विल टेक अ न्यू पेज बिकॉज दिक्कत होती है एक पेज में ना, ये ज्यादा ही ओवरलोड हो जाता है. आई हैव टू टेक अ न्यू डॉक्यूमेंट. एक ही पेज को सेव करते करते ना उसकी वो हो जाती है, डेटा बहुत ज्यादा लेता है, फिर वो अपलोड नहीं हो पाता है. सर ये आप माउस से पढ़ाते हो क्या? बुक से नहीं, बुक से नहीं है, मतलब तो माउस नहीं 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 नहीं. आई हैव XP पेन. XP pen is a device which is something like you have a stylus and you have a pad. उस पैड पे मैं इसको लिखता हूँ. माउस से भी कर सकते हैं बट माउस से कंट्रोल उतना अच्छा नहीं आता है. क्यों पूछा, क्यों ये? नहीं सर सर, वन नोट में नहीं है. आप लैपटॉप में पढ़ा रहे हो? वन नोट ओपन किया है और उस पे आप सारी चीजें लिखने का काम, बट लिखने का जो है ना, जो हाउ टू राइट दैट, फॉर दैट आई यूज अ पैड which is XP pen and there is a stylus. Using that stylus I write. कोई सेंसन बात होगी? हाँ बोलो बोलो. विकास बोल. क्या पूछना है बोलो. विकास पूछ रहा था सर कुछ. क्या पूछना है वही. विकास के पास सवाल ही ज्यादा होते हैं, करता कुछ नहीं हो. हाँ फिर सवाल के पास. सर इस सेमेस्टर से मन लगा के पढ़ रहा है सर. इस सेमेस्टर से मन लगा के मतलब? फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ा सर. अच्छा, पिछले सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा तो रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं. अगले ये आएगा ना दिसंबर का एग्जाम, उसमें हाँ रिपीट नहीं करना सर. सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा है. नंबर आ गए ठीक. ओके सो अभी आए हैं. अच्छा अभी आए नहीं है वैसे. हाँ अभी तो चेक ही हो रहे हैं पेपर. आ जाएगा रिजल्ट तो अच्छा आएगा सर. मतलब नंबर बढ़िया ही आएंगे क्योंकि आपने एग्जाम तो बढ़िया ही दिया होगा ना. सर जी बता दीजिए सर, बुक्स में कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? कितने घंटे? देखो सिंपल सा लाइन याद करना, और ये लाइन बहुत लंबा नहीं है कि मतलब बहुत पूरा यूनिट जैसा लाइन है, नहीं, सिंपल सा लाइन है. इफ देर इज नो पेन देर इज नो गेन. ये लाइन किसी भी काम के लिए याद कर लेना. जिस भी काम, देखो अगर नो पेन है और गेन हो गया है तो दैट मे बी अ लक, बट लक इज नॉट एवरी टाइम. ये ध्यान रखना सर. मजा उस गेम में सर मजा नहीं आता सर. हाँ एक बार रिपीट करना सर इस लाइन को. बिना पेन की गेम में मजा नहीं आता सर. नहीं समझ में आया तुम्हारी बात. मुझे समझ में नहीं है, मे बी वॉइस क्लियर नहीं है. अरे सर ये कह रहे जैसे सर अगर सर
विकास आराम से बात कर, आराम से बोल। तू इतना तेज बोल रहा है कि तेरा स्टैटिक बहुत ज्यादा आ रहा है। हाँ, ये क्या कहते हैं, रिटार्डेड फील रह जाता है इसका। अरे सर एक है ना कि अगर सर बिना पेन के गेन हो तो सर फिर गेन में मजा नहीं आता सर, अगर पेन के बाद गेन हो फिर मजा आता। तो मैंने क्या बोला है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर बिना पेन के गेन हो जाएगा नंबर, तो ऐसा मत समझना दिस इज अ रेगुलर थिंग और हर बार यही करना है। इफ यू वांट टू, और ये किसी भी काम के लिए रखना, अगर आपने कुछ भी मेहनत नहीं करते हो, पेन मतलब ऐसा नहीं कि मारना खुद को, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से पिटवा लेना है। नहीं सर इट इज अ सिंपल थिंग, हाउ मच यू गिव योर स्ट्रेन टू योर बॉडी एंड टू योर ब्रेन। आप कितना उसको दिमाग को यूज करने के लिए करते हो। एक चीज को आप 10 बार लिख रहे हो, दैट इज मोर पेन। दैट इज नॉट समथिंग, पेन इज रिलेटेड टू फिजिकल, कोई पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट दैट इज समथिंग विच यू, हाउ मच यू डू योर स्ट्रेन विथ योर ब्रेन। अपने ब्रेन में कितना स्ट्रेन आप डालते हो। स्ट्रेन का ऐसा मतलब नहीं कि टेंशन डालो, टेंशन नहीं, यू यूज दैट। ब्रेन को आपको यूज करना है, उसको टेंशन नहीं देना है। आज नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं ले लेना कि अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं कल पढ़ लूंगा दोबारा। कल भी नहीं समझ में आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परसों पढ़ लूंगा। टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ स्ट्रेन देना है। ठीक है, हाँ सर। स्ट्रेन और टेंशन रिलेटेड होते हैं बहुत डायरेक्टली, बट हाँ सर, स्ट्रेन और टेंशन में हमें सिर्फ स्ट्रेन की बात करनी है, टेंशन की बात नहीं करनी है। प्रेशर तो भी नहीं लेना सर। और हाँ, फिर हुक्स लॉ बन जाएगा, हुक्स लॉ से फिर दिक्कत आएगी। यस सर। ठीक है सर कैसे सर बीएस में पास होना सर बस। तो पास तो आराम से हो जाते हैं, पास तो सब सब किसी बच्चों को रोका है, सभी हंसराज से निकल ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को। रेलवे वगैरह की सर जॉब मिल जाए बस सर, फिर जिंदगी बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं लेना। दैट इज योर विश, but हाँ here you have took the admission to do physics honors, not the railways or नहीं सर, SSC. साथ में सर पढ़ाई करें, इसमें तो पास हो जाए सर बस। कोई नहीं, इसकी टेंशन नहीं, आराम से। विकास धैर्य रख, विकास धैर्य रख, हाँ क्या? धैर्य रख विकास। कोई 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 दिक्कत नहीं है भाई, विधायक हैं चाचा, ना भी हुआ कुछ तो बहुत है सर। चलो ठीक है, टेंशन ओके। वाली बात नहीं है सर, वो तो पढ़ना है सर। Now please, now we come back to Gauss's law. Okay, the Gauss's law means, suppose we imagine a positive charge, कहीं पे एक positive charge है, let us draw that. So let us take a positive, वैसे बहुत गॉसेस लॉ का भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बट स्टेटमेंट थोड़ा सा समझाने के बाद मैं दूंगा स्टेटमेंट। तो उससे पहले मैं समझ लेते हैं कि गॉसेस लॉ वर्क कैसे करता है, एंड देन वी कैन राइट व्हाट इज द स्टेटमेंट। एक्चुअली फ्लक्स से रिलेटेड और कुछ नहीं, टोटल फ्लक्स का ही रिलेशन है। सो वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज, okay, and that positive charge is generating a field, and that is surrounded by a spherical, means there is a positive charge, it is generating a field. So मेरा field हमारा output होगा, and it is starting from the this, and we make a very smooth sphere around that. हमें closed surface बनाना है तो circle नहीं, that will be a sphere. So that spherical system, whatever the spherical surface area you have selected, बड़ा uniform आपने select किया है, वो उसमें कोई aberration नहीं है, कोई variation नहीं है. It is a very smooth. तो आपका एक exactly एक sphere बन गया, उसका radius r है. And you try to calculate the flux through this whatever the surface you have selected. हम क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा। फ्लक्स का ऊपर हमने फॉर्मूला डिफाइन किया कि हमने जो भी स्क्रीन शेयर नहीं करनी शायद, स्क्रीन, सर ओके आपने पेज पहले खोल वाली दिया स्क्रीन ही क्या? आ रही है। ओके। तभी सोचा सर राइटिंग पे ही आप लिख रहे हो कुछ। हाँ मैं लिख रहा हूँ, ड्रॉ भी कर रहा था, थैंक यू। ओके, मैंने ज्यादा नहीं लिखा, सिर्फ गॉसेस लॉ लिखा है और एक चार्ज बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर एंड वी हैव सेलेक्टेड अ गॉसियन सरफेस, यू कैन कॉल इट एज अ गॉसियन। जो भी हम सरफेस सेलेक्ट करते हैं ना उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस यहाँ जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज अ स्फीयर। तो आपका एक परफेक्टली स्फीयर है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है, एंड वी ट्राई टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सेलेक्टेड ए सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला हमने ऊपर डिफाइन किया था, उस फॉर्मूले में चाहे इंटीग्रेशन यूज करो या समेशन यूज करो, व्हाटएवर द फॉर्मूला यू वांट टू सेलेक्ट, यू कैन सेलेक्ट द इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था E डॉट डी ए। हियर इफ यू सेलेक्ट अ स्फीयर, तो स्फीयर में क्या केस होगा कि आपके जितने भी पैचेस बनाओगे ना, ऑल द पैचेस आर एग्जैक्टली एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज। तो जो भी आपने पैच बनाया है वो पैच आपका एग्जैक्टली एट अ डिस्टेंस r
from the center of the charge or whatever wherever you have placed the charge. तो सारे पैच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है. सारे पैच पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कैसी होगी? इट विल बी एग्जैक्टली रेडियली आउटवर्ड और वो परपेंडिकुलर टू द पैच होगा. तो जो भी स्मॉल पैच, फॉर एग्जांपल इफ आई मेक अ स्मॉल पैच हियर, on this patch the electric field will be exactly perpendicular to the patch, and the aerial vector will also be perpendicular to that, क्योंकि वो तो हमें लेना ही perpendicular है. तो हम क्या कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन में? we can take this e out, क्योंकि e is constant, it is independent of each patches. सभी पैच पे सेम वैल्यू है, तो पैच टू पैच वो वेरी नहीं कर रहा है, तो we can pull out this e outside and we are left with only the integration of area. यानी एक स्मॉल पैच और पैचेस ऐड करते करते आप क्या एरिया बन जाएगा आपका? ये एरिया क्या बनेगा? आपने स्फीयर सेलेक्ट किया तो एरिया क्या बनेगा टोटल? 4 pi r square. So this is the total flux. Any total flux from a point charge or due to point charge to a Gaussian surface which is a spherically selected, means spherical surface and having a radius r. तो ये फॉर्मूला आपका phi आ गया. अब आप क्या करो? You take another surface and that surface is this one. Again you take another surface and that surface is having a radius say r dash, different है वो, and again that is a spherical, again it is a sphere. So what will be the electric flux for this surface? मैं उसको blue से लिखता हूँ. Let me write with blue. Phi e means जो रेड वाला है वो रेड सरफेस के लिए था, ब्लू वाले सरफेस के लिए मैं ब्लू से लिख रहा हूँ. So that will be e. Again we are taking a sphere. Again हमने स्फीयर ही लिया है, तो स्फीयर में सेम हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, because all the electric field at a distance r dash, because all the patches are at a distance r, so that will be perpendicular to the surface and they will be same value. So e हम बाहर ले सकते हैं और लिख सकते हैं dA. So what will be the formula for this one? E into 4 pi r dash. Okay, so that is e, और यहाँ पे e dash लिख लेते हैं. Let us write e dash because यहाँ पे e वो same e वाला नहीं होगा, e dash. So that will be 4 pi r dash. Okay, are they same? Yes, sir. Okay, how? सर एक्चुअली जो ई की जो ई की वैल्यू गिरती है बाय आर स्क्वायर और जो आपका सिर्फ बढ़ता है आर स्क्वायर सर. Sorry, this is r square. Okay, so we can write here e as e dash, which is e को हम लिख भी सकते हैं. चलो हम e को लिख लेते हैं. Let us write e also here. अभी हमने सिर्फ फ्लक्स निकाला था, e की वैल्यू लिख लेते हैं. What will be the value at a distance r dash? टोटल चार्ज मान लेते हैं हमारा q है, तो q अपॉन 4 pi epsilon naught r dash square. So pi e की वैल्यू क्या आ जाएगी? q अपॉन 4 pi epsilon naught r dash square and multiply with 4 pi r dash square. This is q upon epsilon. And let us go back to the previous one जो हमने रेड से निकाला था, रेड सरफेस के लिए निकाला था. एक बार उसको भी कैलकुलेट करते हैं. So E for this case it is Q 4 pi epsilon naught r square, and phi E will be E dot this number, so that is Q upon 4 pi epsilon naught r square into 4 pi r square, so that is equal to again Q by epsilon.
So what is the implication? क्या implication इसका? इससे मैं क्या पता इलेक्ट्रोड में कांस्टेंट क्या पता चला इससे? नहीं बताओगे? Sir, flux is always same for same amount of charge enclosed by a Gaussian surface. Oh, Gaussian surface, whatever the size of Gaussian surface, it is independent of size if the total amount of charge is same. अगर सेम चार्ज के ऊपर आप कितने भी Gaussian surface बना दो, सरफेस सेम ले लो, बट उसका अभी हमने साइज पे सिर्फ मैटर किया कि साइज अगर हम वेरी करते हैं, यानी पहले हमने आर लिया था, फिर उससे बड़ा आर डैश लिया, तो कितना भी आप साइज ले लो, साइज से इंडिपेंडेंट है. मींस द टोटल फ्लक्स फॉर अ गिवन चार्ज is independent of size of the Gaussian surface. Clear? Yes, sir. Okay. Now we will say कि does it depend upon the shape also? वो भी हम देख लेते हैं कि क्या shape पे भी depend करता है. Again I take a charge and what I will do, I will make two surface. One surface will be a sphere and one surface will be a abrupt any enclosed surface. That will be not a sphere, but it is means we are first we have done for this different size. They are coming out to be same. Now we will do for the different shapes, and if they come out to be same, then we can say that the total flux for a given charge is independent of Gaussian size and shape of the Gaussian surface which you have selected. ठीक है? Is it clear? अगर किसी को ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है तो एक बार मैं समझा देता हूँ. चल ये रहा है कि वी वर ट्राइंग टू सी कि तो टोटल फ्लक्स है किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन चार्ज का, तो गॉसियन सरफेस के शेप और साइज से उसका क्या वेरिएशन है. अगर है तो देखते हैं कि कितना है, और नहीं है तो क्या है. तो कोई वेरिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जो फ्लक्स होता है वो तो मेजर होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का, वो तो सेम ही निकलेंगे चाहे कैसा भी शेप या साइज हो. वो तो सेम निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा, बट वी नीड टू प्रूव दैट ना. तो सर अगर हम ऐसा लिखे कि कॉमन सेंस है कि मतलब अगर और किसी ने स्मॉल ऑब्जेक्ट, ओके, और समवन से कि सर फील्ड लाइन तो कुछ होता ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात आप कर रहे हो. दैट इज नॉट अ रियल थिंग. यस, तो सर फिर प्रूफ भी तो हम कर रहे हैं, तो प्रूफ तो हमने साइज के लिए किया ना, शेप के लिए तो भी नहीं किया. बट सर लेकिन फ्लक्स तो सेम ही आएगा ना. फ्लक्स सेम आएगा बेटा, उसमें मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ कि फ्लक्स डिफरेंट आएगा. फ्लक्स विल बी सेम, बट वी नीड टू प्रूव दैट ना. हमें पता है कि कोई चीज है, बट हमें प्रूव भी करना होता है ना, कि एग्जाम में आता है. फॉर एग्जांपल, जस्टिफाई दैट फ्लक्स विल बी सेम फॉर टू डिफरेंट शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है. दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, या तो फॉर्मल तरीके से जो हम डिराइव करेंगे अभी, और या फिर सॉलिड एंगल को यूज करके कर सकते हो. इफ यू नो अबाउट सॉलिड एंगल, हमें पता है, बट उस क्वेश्चन के लिए हम आंसर ये नहीं लिख सकते कि वी नो दैट फ्लक्स इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन चार्ज. वो लाइन लिख सकते हैं हम, इफ द एग्जामिनर आस्क कि प्रूव दैट. वो हमें पता है, उसमें कोई डाउट नहीं. जब हम गॉसेस लॉ पढ़ चुके हैं तो हमें पता ही है ये ऐसा होता है, बट वी नीड टू प्रूव दैट. आर यू गेटिंग? यस सर. ओके, सो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि चलो मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है. तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में कहीं ना डीए आ रहा है ना कुछ और आ रहा है, तो उसमें तो चार्ज आ रहा है, और एप्सिलॉन नॉट विच इज ऑलरेडी कांस्टेंट. क्यू जो आपने सेलेक्ट किया है, यानी जितनी भी आपने क्यू रखी है वो भी कांस्टेंट है. तो वो फॉर्मूला लिख करके वी कैन राइट अ लाइन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, बट पीपल हैव डन द प्रूफ आफ्टर दैट दे हैव रिटन क्यू अपॉन एप्सिलॉन. लोगों ने डायरेक्टली वो लिख करके फिर ये नहीं बोला कि कुछ भी ले लो, हमें नहीं करना आगे, हमारा आंसर आ गया, हमारा सही आंसर, अब हमें कुछ नहीं करना आगे. पीपल हैव डन फॉर डिफरेंट शेप एंड देन दे से कि यस, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, आंसर यही आ रहा है.
Okay, so we will go in that way only because this is your graduation इलेक्ट्रिक फील्ड. आपका 12th वाला नहीं है. 12th में थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं. 12th में हम डायरेक्टली पहले जो हमने लिखा था वही फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं अलग अलग शेप के लिए कैलकुलेट करो या किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए कैलकुलेट करो. बट यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल, और जब मास्टर्स में जाओगे तो फिर यही सब्जेक्ट आएगा, फिर थोड़ा सा और डिटेल में. तो वो जितना बेसिक तरीके से समझा सकते हो, आपको बीएससी एमएससी करके आप एक गुड रिसर्चर या टीचर बनोगे, सो दैट यू कैन गिव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग टू योर स्टूडेंट. ठीक है? इज इट ओके? यस सर. ओके. सो इट इज नॉट आई एम टेलिंग यू कि आप हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो. यू आर करेक्ट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड. हो सकता है आपको पता हो लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता नहीं पता हो, ऐसा भी हो सकता है. देयर मे बी मोर सर स्टूडेंट. मैं ये नहीं कह रहा था कि हमें प्रूफ नहीं करना. मैं ये कह रहा था कि अगर एक कोई स्मॉल शेप है, जैसे स्मॉल वाला जो स्फीयर है, तो उसके अंदर से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगे वही बड़े वाले फील्ड स्फीयर से भी निकलेंगे. तो मैं वो कह रहा था. Yes, that statement is correct. But if someone say कि सर फील्ड लाइन नहीं होता है, तो आपको उस बच्चे को कन्विंस करना पड़ेगा ना. यस सर. If someone say कि सर फील्ड लाइन आप क्यों बोल रहे हो, because they are not real. We just have an intuitive idea कि हम उसे बना देते हैं, बट ऐसा तो मैंने कुछ देखा नहीं कभी. ऐसा किसी ने देखा भी नहीं क्या वो माइक्रोस्कोप या कुछ रख के कि फील्ड लाइन जैसी कोई चीज होती है. अगर वो नहीं है तो हाउ वी विल प्रूव दैट? Okay, so let me just make a small charge which is Q, and I will make a surface with red one. This is your sphere perfectly of a radius R, and we have another abrupt surface. Let me draw that particular surface. सर हमारे पास इस बात का सर. हाँ बोलो. हमारे पास इस बात का क्या प्रूफ है कि फील्ड लाइन नहीं है ही नहीं हमारे पास फील्ड लाइन का कोई लॉजिकल वो नहीं है. फील्ड लाइन अगर होती तो मतलब हमारे पास कोई जस्टिफाइड पिक्चर नहीं है. अगर लोगों ने एटम का भी फोटो लिया है ना, if they have took the picture of atom using electron microscope, you know what is electron microscope? Yes, sir. Which use, instead of light they use electrons to picturize something. Electrons are very small, they make a very small wavelength, जिसको आपने पढ़ा होगा de Broglie wavelength. आपने मे बी 12th में पढ़ा ही होगा. So de Broglie wavelength से बहुत related है. तो even if you see with the smallest eye you have, हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोप की अपनी आंख होती है जो कि लाइट को यूज करता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास डिफरेंट काइंड ऑफ आई है जो आपका इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है. So when they see the picture of this one, they didn't see any line kind of thing. There is no line, something which is moving from positive to negative. अच्छा, अल्टीमेटली ये फील्ड लाइन जो है ना, ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्या होते हैं वो? If someone may answer. फाइनली जो फील्ड लाइन आप कह रहे हो ना, जो फील्ड लाइन होती है, ये फील्ड लाइन नहीं होती है, कुछ और होती है. सर ये पाथ होता है जिसपे क्या बोलते हैं कोई चार्ज मूव करेगा. नहीं, चार्ज तो अपना पॉइंट पे बैठा हुआ है. एक पॉजिटिव चार्ज आपका है, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज. हाँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई दो चार्जेस हैं और हमने कोई एक पॉइंट चार्ज किसी एक फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज के पास रखा, तो वो मूव करेगा उस पाथ पे पॉजिटिव चार्ज की तरफ. हाँ, उस पाथ पे मूव करेगा, बट वही पाथ तो फील्ड लाइन नहीं है. वो और भी पाथ से मूव करके आ सकता है, क्योंकि फील्ड लाइन हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं. यस सर. तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो वही पाथ ही होती है जिस पे वो मूव करता है. You know how this interaction happen in actually जो अब जो थ्योरी है ना, अब फील्ड लाइन वाली थ्योरी खत्म कर दो. अब ये मैक्सवेल वाले इक्वेशन नहीं चलते हैं, अब इक्वेशंस कुछ और आ गए हैं. That is more standardized equation and how we understand these effects. सर स्पेस, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे पहचानते हैं एक दूसरे को कि वहां पे प्रोटॉन है? एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स दूसरे चार्ज के प्रेजेंस से, तो हाउ इट फील्स कि दूसरा चार्ज है वहां पे. उसको देख तो सकता नहीं हो, so how it feels.
पहले हम फील्ड लाइन की बात करते थे कि फील्ड लाइन है, देयर इज अ फील्ड सो इट फील्स द फोर्स। बट अगर फील्ड भी है बट कैसे फील करता है, उसको कैसे पता है कि दो फोटोन वहां पे है या वो दूसरा चार्ज वहां पे है? सर क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि चार्ज जो है वो स्पेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है? नहीं, मास करता है, चार्ज नहीं करता। तो सर इस आप स्ट्रिंग थियरी की बात कर रहे हो? नहीं, स्ट्रिंग थ्योरी इज समवेयर पैरेलल थिंग बट इट डज नॉट हैव एनी प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कुछ नहीं है, तो उसे अभी टेक्स्ट बुक में नहीं डाल सकते हम। जिसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो जाते हैं ना वही टेक्स्ट बुक में आता है, वही हम पढ़ाते भी हैं। जब तक वो टेक्स्ट बुक में चीजें नहीं आती तब तक हम पढ़ाते नहीं, और टेक्स्ट बुक में आने के लिए इट नीड टू बी प्रूव्ड एंड प्रूव्ड सेवरल टाइम एंड विद द सेम आंसर, तब जाके कहीं टेक्स्ट बुक में छपती है वो कोई चीज। Okay, so these charges emits virtual photon. क्या emit करते हैं? Photons. सर Excuse me, क्वांटम sir. हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एवरीथिंग इज वेव एंड पार्टिकल बोथ, मतलब Yes, yes, in the same sense, the इलेक्ट्रॉन। electric field जो है ना, जब उसमें रिपल जनरेट होता है उसको हम photons कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब रिपल होता है, when it is not static, when it is ripple kind of thing, that is called photons. So whenever one charge emits a photon, normally it is called as virtual photon, we don't see that, then it reaches to the other charge, then it feels कि yes there is a charge is present and I have to experience a force. अब जो पिक्चर है ना, अब ये मैक्सवेल वाले पिक्चर्स थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं, हम पढ़ते हैं, बट अब जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना फॉर पार्टिकल इंटरेक्शन एंड पार्टिकल बिहेवियर, दैट इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटी भी हो, ग्रेविटी का प्रूफ नहीं आया बट ग्रेविटी है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, वीक फोर्सेस है, all these four forces in nature, they exchange particles to interact among themselves, and those particles mostly travel with the speed of light, or some are slow, the interaction will be slow. तो हम इस डिटेल में ना बोलो, इस डिटेल में हम और ज्यादा नहीं जाएंगे। इसी सिलसिले में आपने वर्चुअल फोटोन्स की बात की, तो फिर वर्चुअल फोटोन्स तो वो भी होते हैं, क्वांटम थ्योरी में बताया गया है कि कैसिमिर इफेक्ट करके एक होता है सर, कि वो एम्प्टी स्पेस में भी जो है वो फोटोन्स, वर्चुअल फोटोन्स बन के मतलब पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में वो गायब हो जाते हैं। Yes, even in vacuum also they can be created. तो मतलब ऐसा चार्ज के साथ तो होता ही है सर, बट एम्प्टी स्पेस में भी होता है, तो मतलब इसका लॉजिकल वो क्या है कि वहां पे तो एम्प्टी स्पेस में तो कोई चार्ज भी नहीं है, मान के चलिए कि जो आपस में इंटरैक्ट कर रहा हो। You can create anything from nowhere, बट जब वो क्रिएट करते हो ना, वैक्यूम जब आप कर रहे हो ना, वैक्यूम की बात, तो वैक्यूम में भी आप कर सकते हो, यू आर अलाउड। और ये अलाउंस कहाँ से आ रहा है आपका? आपने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, बहुत फेमस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, क्या पढ़ा है आपने? पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिफाइंड बोथ एट द सेम टाइम। Yes, in the same sense उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एनर्जी एंड टाइम कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर any particular instant, it cannot be defined same, means अगर डेल्टा ई अगर आपने बिल्कुल फिक्स नंबर चूज कर लिया है तो डेल्टा टी फिक्स नहीं हो सकता है। तो नेचर हमें अलाउ करता है इस तरह की गलतियां करने के लिए, इसको हम कहते हैं गलती। मीन्स यू कैन क्रिएट एनर्जी फ्रॉम नोवेयर, बट how much time you will stay with that energy, that will be decided by that uncertainty relation. तो ये हम डिटेल जब आप थर्ड ईयर में आओगे ना, और थर्ड ईयर में जब सुनो थर्ड ईयर में जब आओगे, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ोगे, और बाय चांस मैं ही पढ़ाता हूँ, तब हम पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है? ठीक है। सर क्या चार्ज फोटोन से रिलेटेड है? Yes, charges are all interacting through virtual photons only. ठीक है सर, इन्हीं को तो मैंने आपका बोसॉन्स ये बोलते हैं बनाया ना लोगो ई एंड एम के लिए, वो क्या लोगो है? इफ यू हैव दीज फोर इक्वेशन देयर इज अ लाइट,
लाइट गॉड ने नहीं क्रिएट किया, इन चारों इक्वेशन ने क्रिएट किया। पार्टिकल को हम बोसॉन्स बोलते हैं ना। यस, फोर्स कैरिंग पार्टिकल को बोसॉन कहते हैं, और जो एक्चुअली जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल है उनको हम फर्मियंस कहते हैं। फर्मियंस के स्पिन इंटीग्रल नहीं होते हैं, हाफ इंटीग्रल होते हैं, और बोसॉन्स के स्पिन इंटीग्रल होते हैं। सो लेट अस स्टॉप इट हियर एंड वी ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस वन। जो हम स्टार्टिंग में डिस्कशन कर रहे थे वहीं पे हम आ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस आई एम जस्ट मेकिंग अ कोन। वो कोन आपका थोड़ा सा कैसा है, रेक्टेंगुलर कोन है, दैट इज अ रेक्टेंगुलर कोन। तो आपने रेक्टेंगुलर कोन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका ओरिजिन जहाँ पे, ओरिजिन कहाँ पे आपका, जहाँ पे आपका चार्ज प्लेस्ड है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस वन, एंड दिस इज अ एरिया, एंड दिस इज अनदर एरिया विच इज ऑन द स्फीयर। तो आपके दो एरिया हैं। अब हम शेप पे डिपेंड कर रहे हैं, अब साइज पे नहीं। साइज भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है, बट शेप पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, साइज पे हम नहीं फोकस कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको दिखने में ये मोरलेस सेम लग रहा होगा, बट इट इज ऑब्लिक, थोड़ा सा ऑब्लिक ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, सो दिस cone which is starting from the center and it is cutting the two surfaces different point। एक R पे कट कर रहा है तो यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, और फिर वो इस सरफेस को भी कट कर रहा है तो वहां पे भी एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, Yes, sir. okay. At this point, let me convince you, at this point when it is a sphere, जब आपका बिल्कुल परफेक्टली स्फीयर है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर विल हैव द सेम डायरेक्शन। So let us draw this. This I have used a red, so this I will call it as, this red one as dA. dA is the area which is this area, or you can call it as delta A or delta A, कुछ भी कह लो, ठीक है। And this blue one, or sorry, green one, that is having a different area, that is this one. And this, let us assume that this is in this direction, dA और डेल्टा A, ठीक है। ये डेल्टा है और दूसरा A है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज डेल्टा A और dA, ओके। एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस r डैश, ये डिस्टेंस है ना फ्रॉम द सेंटर, इट इज एट r डैश। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ द केसेस में बी, आपका स्फीयर जो है, स्फीयर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। So let me write the electric field at r dash, and this is the electric field at r. Okay. Now we will, अब यहाँ पे थीटा आ गया, यहाँ पे क्या ना एंगल, एक जो एरिया है, एरिया अब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, दोनों के जो परपेंडिकुलर है एरियल वेक्टर और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो थोड़ा सा आपका ऑब्लिक है, देयर इज अ बेंड, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब टेढ़ा मैं आपको आप ट्राई कर सकते हो, व्हाट यू कैन ट्राई, that if you have a rectangular cup, अगर आपके घर में, सभी के घर में गोली कप होते हैं, बट सम टाइम जो कॉफी मग होता है, कुछ रेक्टेंगुलर भी आते हैं, है ना, मे भी होंगे आपके पास, किसी न किसी के पास होगा, है किसी के पास? है सर। है ना। तो व्हेन यू हैव अ कॉफी मग ऑफ, उसमें पानी भर लो, उस पानी भर के जब देखोगे तो इट विल बी परफेक्टली फ्लैट। जब अपने कप को सीधा रखा है और कप को थोड़ा सा ऑब्लिक कर दो, तो दैट रेक्टेंगल विल ऑल्सो, आपको फ्लैट तो दिखेगा ही वो, बट उसका एरिया डिफरेंट होगा, जी सर। उसका एरियल वेक्टर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ट्राई करना शाम को, शाम को क्या आप ट्राई करोगे कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कप है, तो दैट विल, व्हेन यू कीप इट इन स्ट्रेट, सो इट विल बी अ फ्लैट एंड इट विल बी परफेक्टली आपको स्क्वायर से दिखेगा। अगर वो हल्का सा टिल्ट कर दो, तो उसका जो, अब जो पानी का लेवल होगा, वो लेवल तो सेम ही मेंटेन करेगा, बट दैट लेवल with respect to the cup, that will be oblique, there will be an angle,
कप तो टेढ़ा कर दिया आपने, तो पानी अपना लेवल मेंटेन करेगा, अब वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, द एरिया इज गोइंग टू इंक्रीज। यू ट्राई इट, और ट्राई करके घर में देखना कि मैं अगर चेंज करता हूँ कप का एंगल तो एरिया का इंक्रीज हो रहा है। यस, द एरिया विल इंक्रीज, बट उस एरिया इंक्रीज में आपका जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसमें से एक ही क्वांटिटी चेंज होगा, दूसरा क्वांटिटी फिक्स होगा। व्हेन यू टिल्ट अ कप, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन से टिल्ट करते हो उस डायरेक्शन का लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, उसको लेंथ के लो या ब्रेड्थ के लो, बट दूसरे डायरेक्शन वाला थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, मे बी, obviously it will, definitely it will increase, definitely it will increase. So I will just try to calculate the flux through both the patches. आपके जो दोनों पैचेस है ना, जो आपका DA का पैच है और आपका कैपिटल DA का पैच है, दोनों पैचेस के रिस्पेक्ट में I will try to calculate the flux, and if I find कि flux सेम आता है, then we can say yes, the total flux does not depend upon shape also. Okay, so first I will write कि flux हमारा रेड है ना, तो रेड के लिए हम पहले निकालते हैं। लेट अस कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू पैच, मींस पैच आपका डेल्टा ए वाला स्मॉल जो ये है, उसमें फ्लक्स आपका क्या है, फ्लक्स थ्रू पैच ए, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन डेल्टा ए। अभी हम ईआर की वैल्यू निकालते हैं, ईआर को हम ऐसे ही ईआर रख लें, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए एंड फ्लक्स, लेट मी राइट विद ग्रीन, so the flux through patch delta A, so that will be equal to ER dash, जो आपका field है, this one, into capital del means delta capital A. Okay, and there is an angle between both of them, so we can write ER dash delta A cos of theta, whatever the theta is there between these two, because there that is an oblique, रैंडम शेप है, तो रैंडम शेप जरूरी नहीं कि दोनों पैरेलल भी हो सकता है उस टाइम पे या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या उस पर्टिकुलर स्पेस पे, बट इट कैन बी टिल्टेड। लेट अस टेक अ जनरल कि वो टिल्टेड है एग्जैक्टली आपके ई के डायरेक्शन में नहीं है, तो ई के डायरेक्शन से थोड़ा सा टिल्टेड है, तो वी आर टेकिंग एज अ थीटा। ओके, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई आर एंड ER dash and ER, हमने पहले भी डिस्कस किया है, and we can write it again that ER dash, which I can write in terms of ER dash को मैं ER के terms में लिख सकता हूँ, so that will be something like this one, if you convince with me. लिख सकते हैं ये, can we write in this way? Yes, sir. Okay, अगर फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं, otherwise you can write that ER dash is proportional to 1 upon R dash square and ER is proportional to 1 upon R square, and divide both of them, you will get this formula, very simple. Now we will write the delta A and A, इनके बीच में भी रिलेशन निकालते हैं, and let me write that relation. अच्छा, delta A, sorry, delta capital A will be proportional to R dash square. Excuse me, sir. हाँ बोलो, Excuse me, sir. हाँ Excuse me, sir. हाँ हाँ बोलो बोलो, टेल, बोलो क्या पूछना है, क्या हुआ, वो आस्किंग, अब चुप हो गया हो, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम होती है सर। ओके, सो डेल्टा ए विल बी प्रोपोर्शनल टू आर डैश स्क्वायर, एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला नहीं, जैसे हमारा स्फीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, किसी और के लिए हो सकता है कुछ और फॉर्मूला, बट इट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस स्क्वायर, वट एवर द रेडियस, वट एवर द डिस्टेंस, यानी वो पैच आपका कितना दूर है आपके उस पर्टिकुलर चार्ट से, that will be decided by that particular distance. And it is also proportional to one more factor, that is 1 upon cos of theta. Will it be?
ये नहीं आया समझ में सर। ये नहीं समझ में आया, Yes, इसके लिए sir. आपको यस किसने बोला? सर समझ आ गया। समझ आ गया, ओके। तो कैसे बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि सभी बच्चों को समझ में आया। सॉलिड एंगल की वजह से, हम्म? सॉलिड एंगल का कुछ रिलेशन होगा। सॉलिड एंगल, हाँ सॉलिड एंगल से भी कर सकते हो, बट अभी सॉलिड एंगल को थोड़ा सा भूल जाओ, सॉलिड एंगल को थोड़ा सा साइड में रख दो। बट देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट आर अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला होता है r स्क्वायर अपॉन cos थीटा। बस सॉलिड एंगल को थोड़ा सा साइड में रख दो एंड लेट अस गो इन अ वेरी सिंपल वे, वेरी सिंपल वे। ओके, लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि cos थीटा का फैक्टर आता कहाँ से। ओके, सो दिस वाज आई एम टॉकिंग कि ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, जो परफेक्टली एक प्लेन पे है और आपके ऊपर वो रखा हुआ है, वहां पे किसी भी प्लेन पे अपने फ्लैटली आप उसे देख रहे हो। नाउ दिस एरिया इज मींस इट इज कमिंग फ्रॉम, इट इज फिक्स्ड इन सम बॉक्स, आपने किसी बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करो, मुझे इसी बॉक्स को थोड़ा सा टिल्ट करना है और मेरा जो एरिया होगा उसको मैं फ्लैट वाला ही कंसिडर करूंगा। तो मैंने बॉक्स को टिल्ट कर दिया, कितने एंगल से टिल्ट किया? थीटा से टिल्ट किया। अब जो ये बनेगा रेक्टेंगल, वो ये बनेगा, यहाँ पे आपको 3 डायमेंशन में नहीं दिख रहा होगा, बट मैं लेवल हमेशा सेम रख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कप का एग्जांपल दिया, लेवल मैंने सेम रखा है। तो जब मैंने टिल्ट किया तो दिस लेंथ, अगर ये मेरे को 3D में दिखा सकता तो मैं दिखाता, लेकिन अभी मेरे पास 3D की पॉसिबिलिटी नहीं। कैन टेक अ ग्लास आल्सो, ग्लास में भी आप देखो वो आपका सर्कल होता है और जब उसे टिल्ट करते हो इलिप्स बन जाता है ना। सर्कल में आप सर्कुलर सिस्टम लो, ग्लास लो, उसमें आपने वाटर रखा है, वाटर को हल्का अपने ग्लास को टिल्ट किया तो दैट बिकम अ क्या? इलिप्स। इलिप्स का क्या होगा? एरिया विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन योर सर्कल। उसी केस के लिए उसमें एक मेजर एक्सिस आपका होगा, एक माइनर एक्सिस होगा और एक एक्सिस आपका वेरी करेगा। एक एक्सिस तो फिक्स रहेगा सेंटर से, बट एक एक्सिस आपका वेरी करेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। आपका क्या हो रहा है, जब दोनों रेक्टेंगल आप देखोगे रखकर के साथ में, तो एक रेक्टेंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा दूसरे रेक्टेंगल के केस में, जिसमें से एक साइज तो आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल से दिस इज योर ब्रेड्थ एंड दिस इज योर ब्रेड्थ, वो सेम रहेगा, बट लेंथ विल चेंज। एंड लेंथ विल चेंज हाउ मच? लेंथ कितना चेंज होगा? cos theta times के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। जो लेंथ इंक्रीज हुआ है ना, दैट इज समथिंग लाइक अ हाइपोटेन्यूज, और जो आपका पहले लेंथ था वो आपका क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड बनेगा। सो दैट वुड बी समथिंग लाइक अ कोसाइन फैक्टर। यू ट्राई दिस थिंग एट होम, एक बार कप या फिर नॉर्मल कार्डबोर्ड का एक बॉक्स ले लो और उसमें एक एरिया फ्लैट रखो और दूसरा थोड़ा एंगल रखो और उस पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करो। यू विल रिक्वायर अ बिगर रेक्टेंगल। पहला तो आपने नॉर्मल रेक्टेंगल से फिल कर दिया, आपने बिल्कुल फ्लैट रखा, फिर आप अगर उसे टिल्ट करते हो तो आपको एक साइड का लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। वो लेंथ और जो आपका प्रीवियस था लेंथ, दोनों लेंथ में जब रिलेशन निकालोगे तो लॉन्गर विल बी समथिंग एंड स्मॉलर विल बी रिलेटेड बाय कोसाइन फैक्टर, विल बी रिलेटेड बाय कोसाइन फैक्टर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा हाईएस्ट कब होता है? जब आपका क्या होगा? cos थीटा 1 उसकी वैल्यू की हाईएस्ट वैल्यू क्या थी? 1 होती है। और कब होता है? 90 डिग्री पे होता है। अदरवाइज इट इज ऑलवेज फ्रैक्शनल वैल्यू। cos थीटा क्या है? cos थीटा इज ऑलवेज अ फ्रैक्शनल वैल्यू। भाई 0 से 1 तक जाता है ना, और 0 से 1 तक जाने में बीच में क्या होगा? फ्रैक्शनल वैल्यू तो होगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2, समथिंग लाइक दिस। So if you divide by that number, means delta A will be more than your small a. जो पहले आपका था और किसी फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करते हो तो हमेशा नंबर बड़ा आता है। So that is why we are taking 1 upon cosine of theta. आप करके देखना इसको, बहुत ही सिंपल सा है। ट्राई टू इमेजिन कि आपने जब ऑब्लिक करते हो तो एक लेंथ इंक्रीज होता है, और बेशक से इस पे भी मेरे ऊपर डिपेंड मत करो कि कोसाइन फैक्टर आता है कि नहीं आता, मत डिपेंड करो, बट कितने एंगल पे टिल्ट किया वो एंगल नोट डाउन कर लो और फिर लेंथ मेजर करो और लेंथ को डिवाइड करो। यू विल गेट कोसाइन ऑफ सम एंगल एंड दैट एंगल विल बी द व्हाटएवर द एंगल यू हैव मेजर्ड। क्लियर? अगर क्लास में होते तो क्लास में मैं आपको पेपर से करके दिखा देता, वहां पे कैलकुलेट भी करवा देता कि कैलकुलेट करो लेंथ और दूसरे का लेंथ करो और फिर डिवाइड करके देखो
और जो आपने थीटा मेजर किया रफली उसको भी उसका कोसाइन निकालो, दोनों नंबर सेम आते हैं, दे आर रिलेटेड बाय दिस नंबर. Okay, so it means that we can write the relation between or delta और जो small delta a है that will be proportional to r square. इस केस में आपका थीटा 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, आपका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पे है, जहां से आपके सेंटर से आप लाइन बना रहे हो ना उसके परपेंडिकुलर, तो थीटा इज 0. तो यहाँ पे मैंने थीटा 0 लिया है तो 1 अपॉन कोसाइन फैक्टर मेरा 1 होगा, तो उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है. अब मैं लिख सकता हूँ रिलेशन, यानी डेल्टा ए की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू आर डैश स्क्वायर अपॉन कॉस ऑफ थीटा एंड डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आई कैन डिवाइड दीज टू नंबर एंड आई कैन फाइंड दैट capital delta A is equal to small delta A r dash square divided by r square and 1 upon cos of theta. कुछ नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो बस दोनों को डिवाइड कर दो डेल्टा ए को, और मींस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल डेल्टा ए, दैट विल बी r डैश स्क्वायर अपॉन cos थीटा, वो ये लिख दिया r डैश स्क्वायर अपॉन cos थीटा, और ये वाला जो नीचे r स्क्वायर था ऊपर यहाँ पे आ गया, सो डेल्टा ए के साथ पर. क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now again back to the this number जो हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे, this one. So for this again we calculate, और अब जो वैल्यू हमने लिखी है निकाली है आपस में रिलेट करके, सॉलिड एंगल से भी ये प्रूव कर सकते हो, बट सॉलिड एंगल का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब करेंगे, अदरवाइज इन मोर क्लासेस जो भी आगे आएंगी वी विल डू द सॉलिड एंगल थिंग आल्सो, कहीं ना कहीं हमें यूज करना ही पड़ेगा उससे. So now we can calculate this value which is flux through delta A. मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ flux through delta A. So that will be ER dash. अब ER dash की वैल्यू क्या लिखोगे आप, तो आपने यहाँ रिलेशन निकाला था, you will replace this one, that is ER R square divided by R dash square multiply with delta A. delta A की वैल्यू ये लिखो, that is delta A R dash square divided by R square 1 upon cos of theta, and then there is another term which is cos theta, so you will write cos theta, so that will be equal to, everything is cutting down, so you are left with ER del A. which is actually nothing but the flux through the smaller area, है ना, Yes. through delta A. It means the flux is total flux, ये हमने एक पर्टिकुलर एरिया के लिए किया, and we can generalize for whole of the surface also. हर एक सरफेस के लिए इट विल बिहेव इन अ सिमिलर वे, कहीं पे एरिया ज्यादा होगा, कहीं पे एरिया कम हो जाएगा, कहीं पे एंगल आएगा ज्यादा, कहीं एंगल कम आएगा, व्हाटएवर. व्हेन यू डू फॉर द होल ऑफ द सरफेस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप आल्सो, यानी कोई भी शेप ले लो हार्डली मैटर्स. यू कैन सिमेट मींस यू कैन टेक अ सिमेट्रिकल थिंग आल्सो, मीन आपने स्फीयर सेलेक्ट कर लिया एंड यू टेक अ रैंडम सरफेस, इट हार्डली मैटर्स, मींस द टोटल फ्लक्स ड्यू टू एनी चार्ज, if you cover that charge by a very symmetric surface or any random abrupt surface, the flux will be same. किसी भी साइज का हो, किसी भी शेप का हो, it hardly changes. ठीक है? Now we can conclude. अब हम conclude कर सकते हैं and we can write the Gauss's law. अब हम conclude भी कर सकते हैं and we can write the formal formula for the Gauss's law. ठीक है, जब हमने डिफाइन कर दिया कि फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू रफली आपकी चाहे आप रैंडम शेप पे कैलकुलेट करो, बहुत बड़े सरफेस पे कैलकुलेट करो, इट इज सिमेट्रिकल टू द स्फीयर. तो स्फीयर के केस में जो भी आंसर आएगा दैट वी कैन जनरलाइज फॉर एनी शेप और एनी साइज व्हाटएवर यू कैन choose. So we can conclude that the total flux of the electric field through any surface enclosing a point charge q is nothing but it is equal to total charge enclosed divided by epsilon naught. Total charge enclosed divided by epsilon naught. Let me choose another file. वैसे हमारा टाइम कम बचा है, but फिर भी I will write the differential form also
एंड एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा होपफुली खत्म ही हो जाएगा टॉपिक, ज्यादा इसका एप्लीकेशन नहीं है, होमवर्क आपको ज्यादा मिलेगा, क्लास वर्क कम होगा। लेट मी चूज अनदर फाइल। Okay, and I have to share it again. ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि 12वीं ही चल रहा है बस और कुछ मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल 12वीं वाली चीज चल रही है जो हमने 12th में कर सर पढ़ाए जा रहे हैं। नो सर है ना? बिल्कुल ऐसा, मतलब इट शुड बी अ फीडबैक काइंड ऑफ थिंग। ऐसा ना लगे बीच में लगे कि लेक्चर में कुछ लग ही नहीं रहा है, लेक्चर हो रहा है, तो ये तो हमने सब कर रखा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। तो इट शुड ऑलवेज बी सर अ एक बार फीडबैक चैट काइंड ऑफ बॉक्स थिंग। चेक कर लो प्लीज, स्वप्न ने कुछ मैसेज कर रखा है वहां पे। चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, क्या लिखा है अभी लेक्चर के बीच में? Yes. अच्छा किसी ने लिखा है वो 10, अच्छा टेंड्स टू 0। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, उसके बाद आया टेंड्स टू 0, तो बहुत पहले लिखा होगा। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू, चिराग हैज रन आउट ऑफ नेटवर्क सो ही इज रिक्वेस्टिंग टू मार्क हिज अटेंडेंस। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात थी। अटेंडेंस आजकल देखो, आजकल क्या है ना, अटेंडेंस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अटेंडेंस इसमें आ जाता है वंस आई एंड द मीटिंग। तो अटेंडेंस अगर नहीं भी मैंने रिकॉर्ड किया है तो आई डोंट सजेस्ट यू कि हमेशा लीव कर दो क्लास, दैट इज नॉट अ गुड हैबिट कि मजा नहीं आ रहा तो लीव कर दो। इफ देयर इज अ जेन्युइन रीजन देन यू कैन लीव, देयर इज नो इशू, ठीक है। और दूसरा एक और चीज कर सकते हो, ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन इफ यू लीव द क्लास, या छोड़ना पड़ता है, कोई भी नेटवर्क खत्म हो जाता है, बैटरी नहीं है, पावर नहीं है, या कोई और भी रीजन हो सकता है। अभी तो केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, मे बी इन द कंटेनमेंट जोन आल्सो। इफ वट एवर द रीजन यू कैन से कि सर मुझे ये चीज नहीं क्लियर हुआ, मुझे किसी और दिन समझा दो, तो आई कैन टेक 1 or 2 एक्स्ट्रा क्लास। उसमें वो बच्चे आ जाएं जिनको पहले से जो चीजें समझ में नहीं आई, आगे वाली नहीं, जो पीछे हो गई हैं, अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है या और क्लियर करना चाहते हो, यू कैन कम देयर आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस आपका मिस होता है तो, और मिस ही करना है तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना? सही बोला या नहीं बोला? सही बोला सर। ठीक है, तो देन आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर यू। बट अगर मिस हो जाता है देन आई कैन हेल्प यू। किसी दिन आप संडे को कर लो, ये तो ऑनलाइन क्लास है, संडे फ्री हो संडे कर लो, सैटरडे फ्री हो सैटरडे कर लो। अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तब तो फिर अलग चीज है, फिर तो कोई चाहे संडे हो मंडे हो, यू वुड रिक्वायर अनदर 8th डे ऑन अ वीक कि सर उस दिन क्लास कर ले जब कुछ नहीं करना होता तो। ओके, सो वी कैन राइट डाउन दैट। अच्छा मैंने शेयर कर दिया ना, आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस इज वेक्टर सम ऑफ, अच्छा वो मैंने कुछ और लिखा है शायद, लेट मी जस्ट सी कि मैंने कहाँ तक बोल दिया था। मैंने शायद ये बोल दिया था लाइन, टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी सरफेस एनक्लोजिंग अ पॉइंट चार्ज q इज इक्वल टू टोटल एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन टी। ये मैंने बता दिया था। Yes, sir. ओके, सो वी कैन Yes, फर्दर, sir. ओके वी कैन फर्दर जनरलाइज द फॉर्मूला। एक पैच के लिए अगर वर्क करता है तो सारे पैचेस के लिए वर्क करेगा, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड। So we can write this statement that now we can define the Gauss's law. अब हम Gauss's law का statement लिख सकते हैं that the flux of a electric field lines नहीं, देखो Gauss's law में भी Gauss ने जब लिखा ये लाइन तो उसने फील्ड लाइन की बात नहीं की, क्योंकि फील्ड लाइन हम नहीं कह सकते हैं कि रियल है। अगर पिक्चर आ जाता है, किसी ने ले लिया, आप में से कोई बिल्कुल पीएचडी करता है और शो करता है यस दिस इज अ फील्ड लाइन, then the textbook will replace की हाँ field line होती है, they are real and we can write the field lines only and we can count them. But if you able to do that, then only it will transfer to the textbook, otherwise it will not transfer to the textbook. So the flux of the total electric field through any closed surface, that is the integral, जो इंटीग्रल लिखते हैं ना, इंटीग्रल E dot dA over the surface, यानी
you have to make the patches, and for every patches you have to calculate E dot A and do the summation. And if the patch size is very small, then it will be converted to an integral. Okay, so that is equal to 1 upon epsilon times the total charge enclosed by the surface. This is a statement of the Gauss law. This is not the formula, this is the statement. And statement में यहाँ स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट मैंने सिर्फ डिक्टेट किया है. बोलो लिख क्या हुआ, बोलो. Okay, let me repeat. First I will write, then I will repeat. The total flux or the flux of the electric field through any closed surface, that is the integral summation E dot A, this integral over the surface, whatever the surface you have selected, is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Normally summation भी लिख सकते हो, or you can write Q enclosed. Q enclosed means if you take any surface and you have to perform the integral, means you have to select the patches, small patches, and on each patches you have to do E dot A and go on counting how many patches you have, add this number in positive sense or negative sense, whatever the answer you get for each patches, means the total will be done over all the surface. सरफेस हमेशा क्लोज्ड होगा. क्लोज सरफेस को शो करने का तरीका ये होता है कि आपने एक सरफेस बनाया, अगर ये दिखने में आपको क्लोज नहीं लगेगा, ये 2 डायमेंशन लगेगा, तो जब भी कोई क्लोज सरफेस बोलता है तो ये जस्ट मेक वन लाइन लाइक दिस, जस्ट लाइक अ पोटैटो. तो ये आपको ये जो है ना फीलिंग ये दिखा दे कि यस दिस इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड इट इज अ क्लोज्ड सरफेस. So that will be equal to 1 upon epsilon naught total charge within that. आपके अंदर इसमें चार्ज है, प्लस हो सकते हैं, you can have माइनस चार्ज आल्सो, सेंटर पे हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, हार्डली मैटर्स. बस कितना वो सरफेस एनक्लोज कर रहा है, that is the important point. Okay, so this total charge is nothing but it is to summation of all the charges or Q enclosed. Clear? Yes. Okay, now we will write the same thing this is the integral form of the Gauss's law. You can write the differential form also. So we can write the differential form of Gauss's law. So the differential form के लिए हमें क्या करना है, अगर आपने मे बी पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, क्या आपने वेक्टर्स का थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, आपने एमपी किया ना, एमपी में एक आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी या पढ़ा हो तो भी, let me write the equation and you just tell me what is this equation is. वहां पे आपने कुछ और पढ़ा होगा, मे बी मैं यहाँ पे E नहीं लिख रहा हूँ, let me write a general vector A dA, वहां पे आपने ds लिखा होगा शायद, ds which is volume del dot dV. ये फॉर्मूला पढ़ा है? Yes sir. Yes. Gauss divergence theorem. ये d and d by z. This is iota, this is j, this is k. This is your del. Del vector, and del is a vector, and it can operate on anything. It can operate on any vector quantity because ये आपका vector है, ये भी आपका vector है, तो ऑपरेट करने पे आपको एक वो दे देगा स्केलर क्वांटिटी. So what this sometime it maybe there would be a 3 integral you could see, and here you could see 2 integrals. ये 2 integrals, and this is something like this one. So this is what this is saying. If you have any vector and if you do the integral of that vector over all the surface, तो उसका तरीका वही है, छोटे छोटे पैचेस एंड पैचेस का
ए डॉट ds यहाँ हमने किया है, हमारे केस में e डॉट da था. तो you do this calculation of this number and go on adding them. So that will be your surface integral. And on this side you have del dot a. Del dot a क्या होता है? Del dot a is Divergence of divergence of a means is the a is varying with respect to distance. Divergence का meaning है कि आप x एक्सिस में जा रहे हो, y में जा रहे हो, z में जा रहे हो या तीनों में जा रहे हो, तो क्या कोई वेरिएशन है a में? यस, देयर इज अ वेरिएशन. हमारे केस में क्या है, अगर सेंटर से फील्ड हम अज्यूम कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो फील्ड क्या हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है एज वी मूव अवे फ्रॉम द this particular center. So there is some kind of divergence, some kind of gradient. जैसा gradient तो exactly कहना थोड़ा सा वैसे होगा, but there is some kind of variation along any three axes or even if in all the three axes. And when you do the del dot a means divergence of a जब निकालते हो तो that will be a number, and you do the volume integral over all the volume. यानी ये surface जो हमने closed surface लिया था ना, तो closed surface हमेशा क्या करेगा, it will occupy certain volume. वो एक किसी volume को enclose करेगा. closed surface हमेशा क्या करेगा, it will make up a volume, जिसकी हमने अभी तक बात नहीं की थी. हमें सिर्फ surface area से मतलब था, इसलिए हमने surface area पे सारी बात की. But any closed surface area will have, it will cover, it will occupy certain volume. So when you integrate over that volume, you will get some quantity and these two quantity are same. किसी भी वेक्टर के लिए आप ये कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं कि सिर्फ एक e के लिए फिक्स्ड है. It can be for any general vector. So we can use this Gauss divergence, whatever the formula you have, theorem. You can use this for your this electric flux which you have written above. So I will write the same thing. हमने क्या लिखा था, E dot dA, which both are vector, and that is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. I will replace this by this. Okay, so I will replace it. So I can write this as a volume del dot E and dV. वॉल्यूम का कोई क्या होता है, वॉल्यूम का कुछ वेक्टर नहीं होता है. Del is a vector, E is a vector, we can write this one. And Q enclosed divided by epsilon naught. What is Q enclosed also? We can replace that by a volume integral also. अगर किसी क्लोज्ड सरफेस एरिया में कोई वॉल्यूम है, उसके अंदर चार्जेस हैं और टोटल चार्ज आप कैलकुलेट कर रहे हो, और वो चार्ज क्या है, मे बी यूनिफॉर्मली अरेंज्ड और मे बी नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, मे बी देयर मस्ट बी अ डेंसिटी, वहां पे कोई डेंसिटी होगी, जो डेंसिटी वेरी भी हो सकती है और मे बी डेंसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है थ्रू आउट द वॉल्यूम. ये टोटल चार्ज किसी वॉल्यूम में है, तो अगर वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो दैट बिकम अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. हो गया नहीं होगा? If I have charges within a volume, they are spread within a volume, so I can write this total charge as density into volume. भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हो तो क्या मिल जाता है, अगर चार्ज डेंसिटी है मल्टीप्लाई वॉल्यूम करते हो तो टोटल चार्ज मिल जाएगा. चार्ज मिल जाएगा. टोटल चार्ज, तो आई कैन राइट दिस टोटल चार्ज एज नथिंग बट द इंटीग्रल ऑफ dv, integral of dv for rho. Rho is nothing but it is q enclosed, small q enclosed divided by total volume. तो रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है. ये चार्ज डेंसिटी ध्यान रखना एक फिक्स नंबर भी हो सकता है थ्रू आउट द वॉल्यूम और वेरी भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. सेंटर से आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो, इट कैन वेरी, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और इट कैन बी अ कांस्टेंट नंबर ऑल्सो. प्रॉब्लम इसी पे डिपेंड करता है, जब एग्जाम में आता है तो वेरी कर देते हैं डेंसिटी को, फिर बोलते हैं कि अब इसको इंटीग्रेट करो वॉल्यूम से. तो वॉल्यूम को भी आपको dx dy dz के फॉर्म में लिखना पड़ता है, या कई बार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना पड़ता है, या कई बार सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फॉर्म. ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं आपने, कार्टेशियन. यस सर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है ना. तो सब याद भी, क्योंकि यहाँ जो हम लिख रहे हैं ना बहुत ही छोटी चीजें लिख रहे हैं, सिर्फ सिंबल लिख रहे हैं. सिंबल के फंक्शन बहुत पॉसिबल हो सकते हैं. रो की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ नंबर x में हो सकता है, कुछ फंक्शन x में x स्क्वायर
x यूनिट वेक्टर प्लस रूट y y यूनिट वेक्टर प्लस क्यूब रूट z z यूनिट वेक्टर लिख दिया किसी ने, और फिर बोला वॉल्यूम का निकालो कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर में इसका टोटल आपका चार्ज क्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस कम बैक, आई कैन राइट दिस वन, और नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही, सो यू कैन राइट दिस q enclosed as this one, this is volume over the volume, दोनों इंटीग्रल आप दोनों आपको दिख रहे हैं सेम, you can take on the same side and क्या कर सकते हो इनको, एक सेकंड होल्ड करना, हाँ, and you can write in this way minus rho upon epsilon naught, दोनों तरफ आपका वॉल्यूम से इंटीग्रल है तो मैंने दोनों को एक ही तरफ लिख दिया है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस गिव्स मी वन थिंग व्हिच इज द गॉसेस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ऊपर आपका इंटीग्रल फॉर्म था, नीचे आपका डिफरेंशियल फॉर्म है, एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है, बट इस इक्वेशन का कुछ और नाम है, याद नहीं है तो ये गॉसेस लॉ ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे है इसका रिप्रेजेंटेशन का। ऊपर भी हमारा सेम है, इंटीग्रल करते हो तो वो चार्ज आ जाता है, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगा। तो क्या इस फॉर्मूले का, इस इक्वेशन को कुछ और भी नाम से हम जानते हैं, जो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ तो जानते हैं, बट एक और नाम है जो ज्यादा फेमस है, Maxwell's first equation. It was derived by Gauss. It is not Maxwell equation actually, but Maxwell picked this as equation as his first equation. तो वो कहानी भी हम पढ़ेंगे अगर थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो, मे बी you will read about electromagnetic theory. There you will learn about more detail about this equation and use of this equation. कि मैक्सवेल ने क्या यूज किया था, क्यों यूज किया था ये इक्वेशन। सो मैक्सवेल इक्वेशन इज सेट ऑफ 4 इक्वेशंस। First 3 equations are derived by somebody else, and last one is corrected by the Maxwell. So these 4 equation is called as Maxwell's equation. Okay, so अभी हम यहीं पे end करते हैं because time भी हो गया, it is 12:37। और application of Gauss's law जो कि easy है, कोशिश करेंगे 2 घंटे में हम खत्म करने का, वो भी आपने सबने कर ही रखा है। तो this unit will be finished off, and from next week we will start with the potentials. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. One more thing, need your feedback। अगर कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग नहीं है, तो लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव फर्दर मोर, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। और लगता है ऐसा बस तो बता, थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह मिल जाए ना रिटन में, प्रॉपर मैं मतलब आपको शॉर्ट में। तो मैंने कॉपी में नोट डाउन कर लिया प्रॉपर वे में, एंड आई विल शेयर दैट टू यू। मैं पीडीएफ डालकर, हाँ बोलो। थैंक यू सर, ये थ्योरी हम किस बुक से पढ़ेंगे? देखो, थ्योरी आपको मैंने ग्रिफिथ्स बताई थी, वो आप खरीद सकते हो बिकॉज दैट विल बी यूज्ड इन अदर सेमेस्टर आल्सो। और आपको पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोडेड है, किसी बच्चे ने किया हुआ है अपलोड, कोर्सेज का अपलोड किया, ग्रिफिथ्स का प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशन का नहीं समझा, फिर से बोलो। सर, जो पीडीएफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? सॉल्यूशन जो ग्रिफिथ्स के प्रॉब्लम है, नहीं आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस सर। आप यही पूछ रहे हो ना, ग्रिफिथ्स में जो प्रॉब्लम दिए हुए हैं उसके सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे? यस सर। वो मिल जाएंगे, यस सर, मिल जाएंगे वो सॉल्यूशंस। तो नहीं है। आप प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए किसी दिन आओ क्लास में, एक दिन प्रॉब्लम क्लास रख लो। ऐसे तो जो आप ट्यूटोरियल क्लास होते हैं, लेकिन तुम लोग के नहीं होते बिकॉज यू डोंट हैव प्रैक्टिकल्स, बट इफ यू वांट टू डिस्कस वी कैन डिस्कस द प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल से है कुछ पीडीएफ भी अवेलेबल है शायद उस प्रॉब्लम की बुक के। बात ये है ना कि हम न्यूमेरिकल खुद करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम राइट है रॉन्ग। हाँ, ये है कि पता नहीं चलता है कि सही है गलत, तो ऑब्वियस है।
बट टूल मेरे ख्याल से पीडीएफ अवेलेबल है नेट पे, अगर मुझे मिलता है तो आई विल शेयर, अदरवाइज वी कैन डिस्कस दैट प्रॉब्लम। ओके सर, पे एक बार बता दीजिएगा। अगर होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, फ्रॉम देयर यू कैन सी दैट दीज आर द आंसर्स। ठीक है, क्योंकि हाँ बोलो संजय क्या बोल। हाँ लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लीव कर सकते हो। नाउ द क्लास इज एंड, वी कैन लीव एंड वी विल स्टार्ट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल लीव कर सकते हो। हाँ बोलो। Sir, I have a question. Can I ask now? यस बोलो। सर जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं एक कमरे के अंदर खड़ा हुआ हूँ और कमरे के जो बाहर है जैसे कोई एक चार्ज रखा हुआ है। हाँ ठीक है। तो सर मैं उस टाइम मैं अंदर खड़ा हुआ हूँ कमरे के अंदर, तो मैं ऐसे मतलब फ्लक्स ज्ञात करना चाहता हूँ कि कमरे के अंदर कितना फ्लक्स आया चार्ज का। ओके अगर चार्ज आपका बाहर है यस तो सर। सबसे पहले आपको जब भी गॉस लॉ यूज करते हो टू कैलकुलेट द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, यू हैव टू मेक अ क्लोज सरफेस, है ना। आपको एक क्लोज सरफेस बनाना होगा। तो क्लोज सरफेस आप इमेजिन कर लो, अपने कमरे को इमेजिन कर लो, या अपने आप एक आपस में एक वो बना लो जो आपका स्फीयर हो सकता है जो आपको कवर कर रहा है। अगर कमरे को भी बनाते हो तो यू कैन कैलकुलेट। अब उसके क्या करो, पैचेस छोटे छोटे बना लो, या जब आप रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करते हो तो यू कैन मेक अ सिंपल सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया ऐसे से आपके 6 सरफेस एरिया हो जाएंगे, और उस सरफेस एरिया के अलोंग अगर पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कट सेम आता है, या फिर सरफेस एरिया को आपको कट करना पड़ेगा और भी छोटे पार्ट में, तो आप ये देखोगे कि एटलीस्ट 2 या 3 सरफेस एरिया से, जो आपके 6 होते हैं ना सरफेस एरिया किसी भी रेक्टेंगल के, तो आपके 2 या 3 में वो चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, दैट विल आल्सो मैटर। दैट इफ इट इज diagonally placed somewhere outside your room, then 3 surface area will receive the flux, means उसमें एंटर हो रहा है, और वहां पे आपके माइनस टर्म आएंगे फ्लक्स के। फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी जब कैलकुलेट करें, क्योंकि आपका एरियल वेक्टर आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनवर्ड होगा, तो कोसाइन फैक्टर आपका 180 डिग्री का होगा। तो 3 सरफेस एरिया पे जो टर्म आएगा ना आपका, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ सम नंबर, और बाकी जो 3 सरफेस होंगे दैट विल बी पॉजिटिव ऑफ द सेम नंबर, सो द नेट फ्लक्स विल बी 0। सर हाँ बोलो। सर एरियल वेक्टर हम बाहर की तरफ क्यों लेते हैं सर? अभी बताया था क्लास में, एरियल वेक्टर इज व्हाटएवर द सरफेस यू हैव सेलेक्टेड, उस सरफेस का एक एनक्लोजर होगा, मींस इट विल एनक्लोज समथिंग, और इट विल हैव अ कर्वेचर ऑफ एनक्लोज काइंड ऑफ आइडिया। मतलब उसका ऐसा समझ लो, अगर सरफेस ओपन भी है, मतलब क्लोज नहीं है, तो अगर बिल्कुल फ्लैट है तब तो उसका आउटवर्ड इनवर्ड हमें नहीं पता है। इज इट, डू यू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा फ्लैट सरफेस है तो उसमें क्या इनवर्ड हो रहा है क्या आउटवर्ड है, वी डोंट नो। किसको हम आउट कहेंगे किसको इनवर्ड कहेंगे हम कुछ नहीं कह सकते ना वहां पे। आर यू गेटिंग? Yes sir, yes. But if you have a surface which is having certain curvature, अगर कोई सरफेस है उसका कुछ कर्वेचर है, देन यू हैव अ आइडिया ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। भाई तब तो इनवर्ड आउटवर्ड होगा, है ना। सर फ्लैट जो सरफेस है उसमें भी सर जैसे कमरा है सर, उसमें भी जैसे इनवर्ड आउटवर्ड तो होगा ना सर, मतलब बाहर की तरफ अंदर की तरफ, जैसे कर्वेचर कर्व सरफेस में भी होगा सर। सुनो मैंने 2 चीज बोली है। एक मैंने बोला अगर ओपन सरफेस है, और एक है क्लोज। क्लोज सरफेस में तो हमेशा ही इनवर्ड आउटवर्ड होगा। क्लोज सरफेस तो एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, तो देयर इज ऑलवेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड। बट इफ यू हैव अ वेरी फ्लैट सरफेस जिसमें कोई इनवर्ड आउटवर्ड का आइडिया नहीं लग रहा है, जैसे आपने पेपर हाथ में उठा लिया है, पेपर बेंड नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यू डोंट नो व्हाट इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड। उस केस को भी साइड करते हैं, सिर्फ हम उस केस का डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें कि कोई एनक्लोजर है, उसने किसी चीज को कवर कर रखा है, दैट सरफेस हैज कवर्ड समथिंग, देन द एरियल वेक्टर विल बी डिफाइंड फ्रॉम इनवर्ड टू द आउटवर्ड। मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि क्यों हम बाहर लेते हैं। अगर कोई सरफेस एनक्लोज हो रहा है तो सरफेस के ऊपर आप जब भी एरियल वेक्टर बनाओगे, दैट एरियल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, इट इज ऑलवेज आउटवर्ड। इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ जाएगा वो, ये है डायरेक्शन कन्वेंशनली सेलेक्ट करने का प्रोसेस।
फ्लैट सरफेस में कुछ भी ले लो, ऊपर ले लो नीचे ले लो, इट डजंट मैटर बिकॉज इट इज फ्लैट, इट डज नॉट एनक्लोजिंग एनीथिंग। व्हेन द सरफेस इज ओपन, सरफेस दो तरीके के होते हैं, जैसे लूप भी, ओपन लूप भी होता है और एक क्लोज लूप भी होता है, वैसे आपका सरफेस भी ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। यस उसमें इनवर्ड आउटवर्ड का अगर आइडिया लग रहा है आपको कि ये इनवर्ड कहला रहा है और ये आउटवर्ड, तो हमेशा जो एरियल वेक्टर होगा फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। ओके सर, लेकिन सर ऐसे भी बताते हैं ना कि सर यदि हम सरफेस के अंदर होते हैं तो मतलब हमें अंदर की तरफ मतलब एरियल वेक्टर लेना होता है, यदि हम सरफेस की बाहर होते हैं तो सर हमें आउटवर्ड लेना होता है। सर ऐसा कुछ था सर कुछ? हम यहाँ पे जितना भी कंसिडरेशन कर रहे हैं ना, हम चार्ज के रिस्पेक्ट में करेंगे। हम कहाँ खड़े हैं उससे मैटर नहीं करेगा। उससे मैटर नहीं करता। अंदर खड़े हो तब भी देखो आंसर आपका वैसे ही आ जाएगा कि अंदर की तरफ आपके सारे, अगर आप अंदर खड़े हो तो आपके रूम में सारे एरियल वेक्टर आपके अंदर की तरफ है। लेकिन जो आपको फील्ड आ रहा है, एक टाइम पे फील्ड आपका पैरेलल हो जाएगा, जो इनवर्ड आ रहा है फील्ड, और जो आउटवर्ड फील्ड जा रहा है वो 180 डिग्री पे हो जाएगा। तो आधे नंबर प्लस हो जाएंगे, आधे नंबर माइनस हो, वहां पे भी आंसर वही आएगा। बट हम ये लेके नहीं चल रहे हैं, हम चार्ज के रिस्पेक्ट में आउटवर्ड और इनवर्ड ले रहे हैं। ओके सर, ठीक है, हमेशा हम चार्ज के वो कहते हैं, कई बार वो होता है सरफेस एरिया को हम ये एरियल वेक्टर को ऐसे भी डिफाइन, जो हमें दिख रहा है सरफेस उसकी तरफ हम एरियल वेक्टर ले लेते हैं। ये हमने कई बार पढ़ा भी हो, कई टीचर्स बताते भी हैं कि जो आपको दिख रहा है सरफेस उस पे आप ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर, दैट इज योर एरियल वेक्टर, यही कहते हैं ना? यस सर, बिल्कुल ये कहते हैं, बट जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो ये है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड का आइडिया होना चाहिए, और इनवर्ड आउटवर्ड अगर है वो सरफेस ऐसा कुछ बना रहा है तो इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ लेना है आपको। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, कल C++ वालों की लैब है, तो सर उसके लिए हमें कुछ प्रिपेयर करना है क्या? आपने पिछले कर लिए दोनों प्रैक्टिकल? नहीं सर, वो कर रहे हैं अभी वैसे। वही करना है, उसी को आपको प्रेजेंट करना है। आप लाइव करोगे, आपको प्रेजेंटर बनाया जाएगा और यू विल शो कि यस दिस इज माय सर्किट एंड इट इज रनिंग विद दीस वैल्यूज। ओके सर। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल। और जो A+B ग्रुप है उनकी लैब शायद वेंसडे को नहीं होगी। आई हैव पोस्टेड इन द मैसेज बिकॉज छुट्टी है उस दिन, 14th को। अच्छा। ओके, तो उस दिन गेजेटेड हॉलीडे रखा गया है फॉर अम्बेडकर जयंती, सो दैट इज व्हाई इट इज अ हॉलीडे। तो उस दिन क्लास नहीं होगी। अगर कुछ ऐसा आता है कि क्लास लेनी है, वैसे तो नोटिस आ चुका है, ड्यू के वेबसाइट पे भी है, इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ हॉलीडे, तो उस दिन छुट्टी ही है। सर लीव कर देगा सर? यस यस, वो तो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था व्हेन इट वाज 12:37। ओके सर, ठीक है, सर। ओके बाय बाय, वी आर मीटिंग फ्राइडे। तिवारी ग्रुप में लड़ाई हो रही है। आदि ग्रुप में लड़ाई हुई मतलब क्या लड़ाई हुई? कौन से में लड़ाई हो रही बताओ, हमारा वहीं पे। चलो लड़ते रहो तुम लोग, फ्राइडे तक लड़ते रहना, फ्राइडे को मिलते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके बाय बाय। वंदे मातरम सर।